गोविंद ने तारा को नर्क से निकाल तो दिया था, मगर आज भी वह एक तवायफ ही थी। रेखा उसके अपने घर में रहना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वही रंजीत की गलत नजर तो हरदम ही तारा पर रहती थी। मगर गोविंद का सच सामने आने पर जो बदला था वो था हर्ष का नजरिया। हर्ष अपने कमरे में घूम रहा था। वह इतना खुश था जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। बाबा ने मेरी तारा को बचाया है, यानी अब तारा उस दलदल से बाहर आ चुकी है। एक जमाने पहले मैंने उससे जो वादा किया था वो मैं अब पूरा करूंगा, तारा का हाथ सबके सामने थाम कर। और सब आहना की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तारा भी जैसे ही अलमारी खोलकर साड़ी निकालने लगती है, वह देखती है कि वहाँ एक भी साड़ी नहीं रखी थी। ये क्या, आखिर मेरी सारी कपड़े कहाँ गए? तभी रेखा आकर उसके सामने तवायफ के कपड़े फेंक देती है। तुझको क्या लगा हम शरीफों के परिवार में शामिल होकर तू भी बेदाग हो जाएगी? लड़की, लिबास बदलने से चरित्र भी नहीं बदलता है। तू कीचड़ में रहने वाली गंदगी ही है। कमल बनने की कोशिश मत कर। तारा बेचारी रोती हुई वही तवायफ वाले कपड़े पहनकर बाहर आती है। हर्ष उसे देखकर मायूस हो जाता है और सब आहना की पार्टी में पहुंचते हैं। तो गाइस, ये है हमारी महफिल की सबसे खास मेहमान, मेरा सबसे खास दोस्त हर्ष और उसकी फैमिली। मगर वहाँ सबका ध्यान हर्ष से ज्यादा तारा पर था और सब वहाँ खुसर फुसर करने लगे थे। ये इसने कैसे बाजारू कपड़े पहने हैं? हाँ, ये इसने कैसे बाजारू कपड़े पहने हैं? हाँ, ये कैसे बाजारू कपड़े हैं? अरे ये तो देखकर ही लग रही है कि खानदानी नहीं है। अच्छा, आप सब इस लड़की को देखकर सोच में पड़ रहे होंगे, अरे इसे तो हम साथ में लाए हैं कि महफिल में रंग जमा देगी। क्यों री तारा, चल सबका मनोरंजन करा दे। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों, इसका तो काम ही है ना दिल बहलाना। तारा शर्मिंदा होकर अपना चेहरा घूंघट से ढककर नाचना शुरू कर देती है। सागर से भी गहरी मेरे प्रेम की गहराई, लोक लाज कुल की मर्यादा तज कर मैं तो आई। मेरी प्रीति से ओ निर्मोही अब ना बनो अनजान, मधुर सुना दो तान हो, मधुर सुना दो तान। तारा की मीठी आवाज सुनकर वहाँ खड़े सब लोग मंत्रमुग्ध होकर झूम उठे और सब उसकी तारीफ करने लगे। ये देख रेखा को तारा से और अधिक चिढ़ होने लगी। तभी तारा नाचती हुई हर्ष के करीब जाकर गिरती है तो रेखा आकर उसके चेहरे पर एक जोरदार चाटा लगा देती है। बेशर्म बेहया, तू यहाँ पर भी डोरे डाल रही है? अरे तू भूल गई क्या नाचने वाली की क्या औकात होती है? या तुझे याद दिलाना होगा कि तू किस बदनाम गली से उठकर आई है। तारा ये सब सुनकर एकदम पानी पानी हो चुकी थी। आहना अपनी पार्टी में ये सारा तमाशा देखकर घबरा जाती है और अपने एक दोस्त को इशारा कर हॉल की बत्ती बुझवा देती है। बत्ती बुझते ही वहाँ अफरा तफरी मचती है, जिससे रेखा भी चुप हो जाती है। ओहो, अभी लाइट्स भी ना। कोई बात नहीं गाइस, जब तक लाइट्स ऑन होती हैं तब तक हम लोग केक कट करते हैं। और सब लोग केक कट करते हुए आहना को विनिंग सेलिब्रेशन मनाते हैं और तभी लाइट्स ऑन होती हैं। सब एक दूसरे को केक खिलाने लगते हैं। तभी हर्ष देखता है कि वहाँ तारा नहीं है, ना ही वहाँ गोविंद खड़ा था। तारा कहाँ गई? और बाबा भी नजर नहीं आ रहे। छोड़ो मुझे, तुम पार्टी की आड़ में ये सब करने वाले हो। कितना गिरोगे तुम अब? छोड़ो, हर्ष को पता चल गया ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। पर वह आदमी रुकता नहीं और तारा को एक बंद अंधेरे कमरे में पटक देता है। तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो जैसे ही पलटता है तो पीछे गोविंद खड़ा था। घोष बाबू, तुम अभी भी बाज नहीं आए हो ना? तुझे क्या लगा था तू इस तारा को अपने घर के पिंजरे में कैद कर लेगा तो मैं उस पर अपना पंजा नहीं मार पाऊंगा? मैं जानता था कि एक दिन तो ये मैना पिंजरे से बाहर आएगी ही, और आज आहना की पार्टी में मैंने इसका शिकार करने का मन ही बना लिया। अब तू चला जा यहाँ से गोविंद। बस घोष, अब और नहीं। तुम बॉस होने का बहुत फायदा उठा चुके हो। गोविंद और घोष में हाथापाई होने लगती है। उधर हर्ष गोविंद और तारा को ढूंढता हुआ घर के चक्कर लगा रहा था, लेकिन तारा कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी वह उस कमरे के पास जाकर खड़ा होता है जहाँ से तारा की आवाजें आ रही थी। नहीं, छोड़ो, छोड़ दो। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या अंदर बाबा और तारा है? नहीं,
मैं फिर से धोखा नहीं खाना चाहता। अंदर हाथापाई के दौरान घोष गोविंद को जमीन पर गिराकर उसके सिर पर वार करने ही लगता है कि तभी हर्ष दरवाजा तोड़ देता है। रुक जाओ दोनों। ओह, तो ये आ ही गया, क्या बात है, एक लड़की के इतने आशिक। हर्ष गुस्से में आकर घोष को खूब मारता है। तुम दोनों गलती कर रहे हो। अगर मैंने वो तस्वीरें सबको दिखा दी ना तो लोग थूकेंगे तुम पर, तुम्हारे परिवार पर। चल दिखा सबको, बाहर जा और दिखा सबको। चल खड़ा हो घोष, आज सबको बता दे। हाँ घोष, कब तक यूं डर डर कर हम गलत काम करते रहेंगे? तवायफ खाने में जाकर मेरे बेटे और भाई ने वो पाप नहीं किया जो तू मुझसे करवाने जा रहा है। अब हम नहीं डरते हैं। घोष गोविंद और हर्ष की हिम्मत देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। गोविंद उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। तारा तुम फिक्र मत करो, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। मगर तारा तो एकदम डरी हुई थी, साथ ही जगह जगह उसके कपड़े भी फटे हुए थे। हर्ष अपनी जैकेट उसे उड़ा देता है। हर्ष जानती हो ना, जाने कितने मर्दों ने मुझे छुआ, मगर तुम्हारे हाथ की छुअन ऐसी है जैसे घास के ऊपर ओस की बूंदे, जो उसे भिगोती भी है और तोड़ती भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ हर्ष। तारा, जब तुम नहीं थी तो हर पल मैंने अपने ख्यालों में जिया है। जब तुम सामने आई तवायफ बनकर, तो मैं खुद तुम्हारे बदन की हर चोट खुद के बदन पर महसूस करने लगा था। कैसे वो जलील मर्द तुम्हें दर्द देते होंगे, खींच कर, नोच कर, जबरदस्ती कर। औरत को खिलौना बना डाला रे आदमी तूने, खिलौना। जब चाहा जैसा चाहा मरोड़ दिया। तारा है ये, मेरी तारा, कोई माटी की गुड़िया नहीं जो तोड़ मरोड़ दो। सुना ना तुम सबने, सुना ना? मुझे मेरी गंदी जुबान के लिए माफ कर दो, मगर अब मैं जमाने को मेरी तारा से मिलाऊंगा, सबसे राब्ता कराऊंगा। देखो सब, मैं हूँ वो आसमां, तारा है मेरी जमी। और वह तारा को गोद में उठाकर सब मेहमानों के सामने चलकर आता है। हर्ष, क्या हुआ? इन शरीफ मेहमानों की भीड़ में छिपे एक दरिंदे ने तारा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो तो वक्त पर मैं पहुंच गया था, वरना तो बेचारी। जिनकी इज्जत पहले से ही लुटी हुई हो, उनकी इज्जत को कोई कैसे चोट पहुंचा सकता है? कभी सुना है कि चोर के घर में भी तिजोरी में ताला लगा हुआ हो? रेखा तारा का खूब मजाक बनाती है। तभी गोविंद भी लौट आता है, मगर घोष भाग चुका था। तभी रेखा गोविंद को इशारा करती है। हाँ, मुझे ध्यान है। आहना बेटा, इधर आओ। दोस्तों और मेरी समस्त बहनों, आहना ना केवल हर्ष की दोस्त है, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा भी है और हमारी बेटी जैसी ही है, मगर अब नहीं रहेगी। ये सुन आहना हैरान हो जाती है। हर्ष भी कुछ नहीं समझ पाता। हर्ष, आहना, हम तुम दोनों का रिश्ता तय करना चाहते हैं और आहना अब से हमारे घर की होने वाली बहू होगी। आहना बेटा, तुम्हें मंजूर है ना? आहना ये सुन शर्मा जाती है। माँ जी, मैंने तो बचपन से ही हर्ष को अपना माना था। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। हर्ष तो ये सुनकर एकदम शॉक था। वह कुछ बोलता कि तभी गोविंद और रेखा उसका हाथ आहना के हाथ पे थमा देते हैं। तारा ये देख खुद को भीड़ में मिला लेती है। उसकी आंखों से एक बार फिर उसके टूटे ख्वाब बिखर रहे थे। चुक चुक जियो मेरी रुक्मिणी और कृष्ण, ये जोड़ी सदा सलामत रहे। माँ बाबा, मुझे कुछ कहना है, मेरी बात तो सुनो। सब बातें बाद में, अब सबसे पहले अभी की अभी तुम दोनों की मंगनी होगी। रेखा तो जैसे घर से ही सब पहले ही सोच कर आई थी। वह झट से दोनों को अंगूठी निकालकर आहना और हर्ष को थमा देती है और दोनों की सगाई करा देती है। तभी आहना खुशी से झूमकर अपने घुटनों के बल आती है और हर्ष का हाथ थामकर उसे चूम कर कहती है, विल यू मैरी मी माय मिस्टर परफेक्ट, मेरी बचपन की प्यार। हर्ष आहना की ओर देखकर एकदम खामोश हो जाता है। एक तरफ उसका प्यार था और एक तरफ आहना की वो खुशियां जो उसने कितने ही बरसों से अपनी आंखों में सजा के रखी थी। हर्ष बिन कुछ बोले वहाँ से हट जाता है। शर्मा गया लगता है। चलो, अब हमारा जाने का समय आ गया है। बेटा, आज तो तुम्हें इस घर में छोड़कर जा रहे हैं, पर बहुत जल्द हर्ष तुम्हें इस घर से ब्याह कर ले जाएगा। सब घर लौटते हैं, मगर हर्ष को तारा कहीं भी नजर नहीं आती। वह बेचैन सा इधर उधर चक्कर लगा रहा था। अचानक देर रात को उसे घर के दरवाजे की आवाज आती है। वह देखता है कि तारा चुपचाप घर में घुस रही है और तभी गोविंद भी अपने कमरे से निकलकर तारा के पीछे जाता है। हर्ष भी दबे पांव कमरे में झांकने लगता है। आप तो मेरे बाबा जैसे थे ना, तो आखिर क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? आप जानते थे कि मैं हर्ष से कितना प्यार करती हूँ। हर्ष ये सुन बड़ा खुश होता है। तारा, तुमने हर बार मेरे लिए लड़ाई लड़ी है, पर इस बार मैं तुम्हें अकेले नहीं लड़ने दूंगा। ये वो परीक्षा है जो हम साथ देंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि व्यथा केवल तवायफ की नहीं है, तवायफ के काशी की भी है।
जो किसी ने ना देखी है ना सुनी। ये अब तक की कहानी तुमने लिखी, आगे का दर्द मैं बयां करूंगा। तुम्हारे आंख के आंसू मैं चुरा कर मोती बनाऊंगा तारा। मैं अब तुम्हारा हर गम पी जाऊंगा तारा। यही जरूरी है तारा। अगर सरकार को इस बात का पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। जैसा चल रहा है चलने दो। ये कहानी तुम्हारी नहीं, तुम इस कहानी की बाहरी किरदार हो। तुम्हारी कहानी खत्म होने का समय आ गया है तारा। मैंने तुम्हें बचाया है, अब तुम्हारी बारी है। बंद कमरे में तारा और गोविंद के बीच एक और सौदा होता है और अगले दिन जब हर्ष उठता है तो सारी कहानी फिर पलट जाती है। तारा उस घर में नहीं थी, कहीं नहीं। आखिर क्या हुआ होगा तारा के साथ? माँ, तारा कहाँ है? शुभ शुभ बोल। अभी अभी गंगाजल छिड़ककर घर की शुद्धि की है। आखिरकार तेरे बाबा ने इस घर की बला को दूर भेज ही दिया। मुझे पता है हर्ष, वो लालची यहाँ बस पैसों के लिए आई थी। हर्ष ये जान सदमे में चला जाता है। नहीं, तारा नहीं जा सकती। वह गोविंद से जाकर सब पूछता है मगर गोविंद उसे कोई जवाब नहीं देता। बाबा, मुझसे सच मत छिपाओ। मैंने कल आपको और तारा को बात करते सुना था। आप उन लोगों की बात कर रहे थे ना? मैंने आपके मुंह से सरकार वर्ड सुना था बाबा। गोविंद ये सुन हर्ष से मुंह फेर लेता है। हर्ष, एक तवायफ से दिल लगी करना ठीक नहीं है। इसके लिए तारा को तुमसे दूर जाना ही था। आपको डर तारा के तवायफ होने का नहीं, अपने उस मालिक का लगता है ना? मेरे प्यार का सौदा कर दिया आपने बाबा। हर्ष रोता हुआ घर से बाहर निकलता है और आसमां की ओर देखकर जोर से चिंघाड़ता है, तारा! तारा लड़खड़ाते कदम से सड़क पर चल रही थी कि अचानक सामने से एक गाड़ी आती है। उसके तेज हॉर्न से तारा घबरा जाती है और वह गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। तारा सड़क पर घायल पड़ी थी, मगर आखिर वे यहाँ तक पहुँची कैसे? एक रात पहले हर्ष गोविंद और तारा की बात सुन रहा था। तभी रेखा को वहाँ आता देख वह फटाक से अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद गोविंद तारा को टिकट्स और पैसे देते हुए कहता है, तारा, हर्ष पर मैं तुम्हारे काले साए की परछाई कभी नहीं पड़ने दूंगा, कभी नहीं। मुझ पर हर्ष की बहुत सी जिम्मेदारी है। तुम मेरी बेटी जैसी जरूर हो, मगर तुम्हारे सच का साया काला है। वो पूरी जिंदगी हर्ष का पीछा करता रहेगा। प्लीज मेरे बच्चे की जिंदगी से दूर चली जाओ। बाबा, मैंने हर्ष से सच्चा प्यार किया है और प्यार करने का मतलब हासिल करना नहीं, उसकी सलामती चाहना होता है। ये मेरी पहचान मुझे किसी भी दुनिया में चैन से जीने नहीं देगी, मगर मैं हर्ष को मेरे साए से मुक्त करती हूँ। आप ये चिट्ठी हर्ष को दे देना। ये लो, नई जगह का पता और टिकट्स। अपनी नई जिंदगी शुरू करो। अब घोष का साया भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। और तारा टिकट्स लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हर्ष के विलाप के बाद गोविंद तारा का चैप्टर हमेशा क्लोज करने के लिए वह चिट्ठी जलाने लगता है, मगर जलाने से पहले वह एक बार उसे पढ़ने लगता है। हर्ष, ज्यादा जिंदगी जी नहीं मैंने तुम्हारे संग, मगर जितनी जी है सिर्फ तुम्हारी होकर जी है। अपनी सोनी मांग में तुम्हारी उम्मीद की रोली सजाई है। खिड़की की ओट से आसमान को देखकर चांद के करीब हर तारे को गिनते हुए मैंने 7 वचन लिए थे। तुम्हारी मन की दहलीज के चारों ओर मैंने तुम सब फेरे लेकर खुद को तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी सुहागन मैं कब का मान चुकी हूँ। और एक सुहागन का काम अपने साथी की आन की रक्षा करना है। मैं तुमसे दूर हो रही हूँ ताकि तुम सलामत रहो, मगर ये ना समझना तुम्हारी तारा तुम्हें छोड़ गई। मैं तो हमेशा तुम्हारे संग रहूंगी पागल। वो देखो आसमां में दूर सबसे चमकीले तारे को, वही हूँ मैं। तुम्हें प्यार से चूम रही हूँ, टिमटिमाती हुई, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी तारा। गोविंद जैसे ही यह खत पढ़ता है उसकी आत्मा फट जाती है और वो जोर से हर्ष को पुकारता है। हर्ष! हर्ष कमरे में आता है और गोविंद उसे खत थमा देता है। मुझे 2 प्रेमियों को अलग करने का पाप अपने सिर पर नहीं लेना बेटा। जाकर ढूंढ ले अपनी तारा को। ए जी, यह क्या कर रहे हैं? वो एक तवायफ है, मतलब समझ रहे हैं? कोठे वाली है वो। बस रेखा, औरत होकर औरत के प्रति ऐसे विचार, वो भी मेरी पत्नी के। बस बहुत हुआ, अब हम इन दोनों के बीच नहीं आएंगे। तभी हर्ष के पास एक फोन आता है और वह घबराकर बाहर की ओर दौड़ने लगता है। आप मेरा तो मुंह बंद करा देंगे, मगर उन दोनों का कैसे करेंगे? हर्ष उनकी अमानत था। एक जंग तारा लड़ चुकी है, अब एक जंग हर्ष के लड़ने की बारी है रेखा। इस स्वर्ग से घर को मैंने और तुमने मिलकर बनाया है। आओ चलो इसमें फिर से नया जीवन जीते हैं। रेखा गोविंद के गले लग जाती है। तभी रंजीत आता है और गोविंद के पाँव में गिर जाता है। भैया मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा। अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए आप खुद बदनाम हो गए भाई। ऐसा देवता भाई सबको मिले। आखिर माथे पर लगे इस भक्ति तिलक की लाज आपने ही रखी है भैया।
और रंजीत गोविंद के पांव छूता है। गोविंद उसे उठाकर सीने से लगा लेता है और भगवान के मंदिर के सामने ले जाता है। मेरे चरणों में तो जगह मिल गई तुम्हें रंजीत, मगर इस ईश्वर के चरणों में कैसे जगह लोगे? जो पाप तुमने किया है उसकी माफी यही दे सकते हैं। मैं तवायफ खाने को गलत नहीं कहता, मगर उन औरतों को जिस नजर से तुम जैसे लोग देखते हैं मैं उन्हें गलत कहता हूँ। मैं समझ गया भैया, बदलाव की शुरुआत मुझसे ही होगी। मैं तवायफों को हर वो मान सम्मान दूंगा जो मेरे बस में होगा। और गोविंद का बिखरता परिवार एक होता नजर आता है। तारा गाड़ी के सामने बेहोश थी। तभी गाड़ी से एक लड़की निकलती है और तारा की ओर बढ़कर उसे गाड़ी में लेटाती है, जो और कोई नहीं आहना ही थी। आहना ही हर्ष को फोन करती है और उधर हर्ष दौड़ता हुआ एक जगह पहुंचता है। हर्ष अस्पताल के बाहर खड़ा था, तभी आहना उसके पास आती है। हर्ष, अचानक से कैसे तारा मेरी गाड़ी के सामने आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारे अलावा तो मैं किसी को जानती भी नहीं थी जो इस तारा को जानता हो। उसे गंभीर चोट आई है, डॉक्टर ने बोला बड़ा ऑपरेशन करना होगा। अगर उसे कुछ भी हुआ तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी ना हर्ष, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मर तो नहीं जाएगी ना? आहना चुप एकदम, मेरी तारा को कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। और हर्ष अस्पताल के अंदर दौड़ता हुआ जाता है। आहना हर्ष की बात सुनकर एकदम ही भौचक्की रह गई थी। क्या कहा? तुम्हारी तारा? आखिर ये तारा है कौन हर्ष? क्या वास्ता है तुम्हारा इससे? ऑपरेशन रूम का लाल बल्ब बुझ जाता है और डॉक्टर मायूसी से भरकर हर्ष से कहता है, ऐसे लग रहा था कि इस लड़की ने बहुत सी जंग लड़ी थी, मगर इस जिंदगी की जंग में वो हार नहीं चाह रही थी। हमारी 1000 कोशिश के बावजूद भी पेशेंट का शरीर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। आई एम सॉरी। नहीं 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 नहीं, तारा तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। और हर्ष दौड़कर तारा के पास जाता है। मशीनों से निकले ढेर सारे तारों के बीच तारा का शरीर बेजान पड़ा था, जैसे अब उसने ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर उठेगी नहीं। मशीन की स्क्रीन पर एक सीधी लाइन चल रही थी जो कह रही थी कि तारा अब जा चुकी है, हर्ष से बहुत दूर। आपका डेड बॉडी से क्या रिश्ता है सर? मुझे कागज तैयार करना है। इसे डेड बॉडी मत कहो, ये तारा है, मेरी तारा, मेरी पत्नी है ये। चली जाओ तुम यहाँ से, जाओ। हर्ष तारा के पास बैठकर चीख चीख कर खूब रोता है और तभी वह जेब से सिंदूर निकालकर तारा की मांग भर देता है। तुम्हारे जीते जी तो ये मैं नहीं कर सका, पर अब तो तुम्हें उठना ही होगा। उठो तारा, उठो, मेरा हाथ थामो और चलो। इस पूरे जमाने के सामने मैं करूंगा इजहार कि हाँ, प्यार है मुझे इस तवायफ से। इतना प्यार कि मैं खुद तुम्हारे लिए पाँव में घुंघरू पहनकर नाच सकता हूँ। और हर्ष तारा के पाँव से घुंघरू निकालकर खुद के पाँव में बांधता है और वही पड़ी हुई तारा के सामने नाचने लगता है। हर्ष की एड़ियां जमीन पर इतनी जोर से गिर रही थी कि वह खून ही खून हो गया था, मगर हर्ष के पाँव रुक नहीं रहे थे। वह नाचता चला जा रहा था। आहना कमरे के कांच से सब देख रही थी और रो रही थी। हर्ष, तुम्हारा ये सच मुझे बहुत चुभ रहा है। तारा, तुम्हें उठना ही होगा, उठना ही होगा तारा। आज जब तक तुम नहीं उठोगी तुम्हारा ये आशिक यूं ही थिरकेगा, और तब तक थिरकेगा जब तक मेरे शरीर का एक एक कतरा तुम्हारी सांसों से ना मिल जाए। हर्ष को नाचते घंटों हो गए थे। अस्पताल में खड़े खड़े डॉक्टर से लेकर सब लोग हर्ष की दीवानगी देखकर रो पड़े थे, मगर तारा के शरीर से लगी मशीन में कोई हलचल नहीं हुई थी। तारा एक अलग दुनिया में जाकर बैठ गई थी। तभी उसके कानों में घुंघरू की आवाज पड़ती है और तभी एकदम से तारा के शरीर में सांस भर आती है। हर्ष, हर्ष, हर्ष खून से सने हुए पांव को उठाकर अपनी तारा के पास जाता है और उसे सीने से लगा लेता है। मैं जानता था मेरी तारा मुझसे दूर नहीं जा सकती। देखो, तुम्हें आना ही पड़ा। ये नया जन्म तुम्ही ने मुझे दिया है हर्ष। और दोनों का मिलन देख वहाँ खड़े सब लोग तालियां बजाते हैं। तभी आहना भीड़ से निकल कर आती है। हर्ष, तुम और तारा। मुझे माफ करना आहना, मैं तुम्हें सच नहीं बता सका। हर्ष, मुझे लगता था कि हमेशा से मैंने ही तुमसे प्यार किया था, मगर आज मैंने देखा तुम्हारा प्यार तारा के लिए। ऐसा प्यार जमाने में एक बार ही देखने को मिलता है। वैसे तो तारा तुम्हारे जीवन का चांद है, मगर तारा, मेरे हर्ष को तुम हमेशा अपनी आंखों में तारा बनाकर सजाए रखना। चुप चुप जिए तुम्हारी ये जोड़ी। तारा, मैंने अब तक सुना था कि सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण ले आई थी, मगर इस कलयुग में तो सत्यवान सावित्री के प्राण यमराज से लेकर आया है। तारा, you are so lucky to have such a magical husband like Harsh. God bless you too.
पति? मगर ये सब कैसे? और तारा अपनी मांग छूकर देखती है जिसमें हर्ष के नाम का सिंदूर सजा हुआ था। ये देख वह भावुक होकर हर्ष से लिपट जाती है। आज से तुम्हारी जंग खत्म और मेरी जंग शुरू। तारा एक तवायफ के बाद हर्ष एक तवायफ का पति की कहानी लिखी जाएगी। अब आओ, अब लौट चले अपनी दुनिया में। और हर्ष तारा को थामकर एक घर के बाहर आकर खड़ा होता है। हर्ष, ये जगह? यहीं से शुरू होगी असली कहानी तारा। यही वो जगह है जो हर नर्क से भी ज्यादा भयानक है। अब देखिए, तारा को अपनाने के बाद क्या अब भी तारा की जिंदगी वैसी ही रहेगी? तारा और हर्ष एक आलीशान घर के बाहर खड़े थे। तभी हर्ष तारा को अपना हाथ देता है। चलो तारा, एक नई जिंदगी जीने को। मुझे बहुत डर लग रहा है हर्ष, कहीं उन्होंने मुझे नहीं अपनाया तो? मैंने तो कब का तुम्हें अपना मान लिया है तारा। और ये लोग होते कौन है तुम्हें अपनाने वाले? तारा ने खुद को अपनाया है या नहीं, वो जरूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी तारा सबसे ज्यादा प्यार खुद से करे और उसके बाद मुझसे। ये जालिम दुनिया जाए भाड़ में, है ना? हर्ष जिस घर के बाहर खड़ा था वह उसका असली घर था, जिसमें हर्ष के असल माँ बाप जानकी और विक्रम रहते थे। गोविंद और रेखा हर्ष के केयर टेकर थे। बचपन से ही हर्ष गोविंद और रेखा के बीच ही रहा था, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। घर का दरवाजा खुलता है, तभी हर्ष देखता है कि दहलीज पर से चावल भरा कलश रखा है। तारा ये देखकर खुश होती है। सामने हर्ष की असली माँ जानकी हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ी है। हर्ष, ये तो मेरा सपनों का घर है। तारा जैसे ही कलश की ओर अपना बायां पांव उठाती है, तभी हर्ष भी पांव उठाता है। हर्ष, ये क्या? मम्मी, मेरा भी इस घर में नया प्रवेश है। मेरा भी एक नया जन्म हुआ है आज, तारा के पति के रूप में। दोनों एक साथ कलश को गिराकर अंदर आते हैं। तभी जानकी थाली लेकर तारा की आरती करती है। तारा और जानकी बड़े खुश थे। तभी जानकी जैसे ही तिलक करती है, वह थाल में एक तरफ रखे काजल को पूरे हाथ में लेकर तारा के चेहरे पर मल देती है और तारा का पूरा चेहरा कालिक से भर जाता है। तारा जानकी का ऐसा बर्ताव समझ ही नहीं पाती। वो रो उठती है। मम्मी, ये क्या बेहूदी हरकत है? अच्छा, और जो हरकत तूने की है वो क्या है हर्ष? एक तवायफ को ब्याहकर तू इस घर की चौखट पर ले आया? अरे इससे अच्छा तो तू भी किसी गाड़ी के नीचे कट जाता। जानकी गुस्से में थाली को जोर से फेंकती है और तारा के कपड़ों को जगह जगह से फाड़ देती है। अरे लड़की, तूने इतने पूरे कपड़े क्यों पहने हैं? आखिर तवायफों का काम तो बदत दिखाकर लोगों को रिझाना है ना, तो फिर ये सती सावित्री बनने का नाटक क्यों कर रही है? ओह, लगता है यहाँ कोई मुर्गा नजर नहीं आ रहा तुझे। तारा की पहचान ने आज भी तारा का पीछा नहीं छोड़ा था। वह ये सब सुनकर पलटकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी हर्ष उसका हाथ थाम लेता है। डर गई इतने में ही? क्यों डर गई? मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे इन माटी से बने लोगों की बातों को क्या सुनना। जब भगवान दिल की संरचना कर रहे थे तब इन्होंने दिल की जगह वहाँ पत्थर और कीचड़ को भर लिया था। कैसी माँ हो रही तुम? है? अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहा। जानकी को हर्ष की बात पर जोर से गुस्सा आता है। वह जैसे हर्ष पर हाथ उठाती है, तभी तारा बीच में आ जाती है। कल तक मैं सिर्फ एक थी, मगर आज मेरी मांग में सजी सिंदूर ने मुझे हर्ष के साथ 2 जिस्म और 1 जान में बदल दिया। अब वही मेरी हिम्मत है और वही मेरी ताकत है। हाँ हर्ष, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया है वहीं। तू जरा थम जाएगा, मैं रुकूंगी वहीं। अगर तवायफ हूँ तो क्या, बाजार में जिस्म बेचा है, दिल नहीं। मेरे दिल की कीमत तो बस मेरे हर्ष ने ही दी है, और चाहे हम इस महल के घर में रहें या झोपड़ी में। तारा की कहानी में हर्ष तारा तवायफ का पति ही कहलाएगा, ना तारा हर्ष की पत्नी। तारा की इतनी लंबी जुबान सुनते ही जानकी का दिमाग खराब हो जाता है और वह ताली बजाती है। तभी अंदर से हर्ष का असली बाप विक्रम निकल कर आता है। विक्रम के साथ गोविंद भी था, जिसकी गर्दन विक्रम ने पकड़ी हुई थी। नहीं बाबा को छोड़ दो। मेरा बेटा इस सोसाइटी का सबसे हेल रिच बाप रखता है और उसे इस गोविंद ने तवायफ के चक्रों में फंसाया और तो और हमेशा इस परिवार से दूर रखा। नहीं, बाबा ने कुछ नहीं किया। डैड इनको छोड़ दो प्लीज। मैं यहाँ रहने को तैयार हूँ। मैं कभी भी बाबा के घर की दहलीज भी नहीं चढ़ूंगा। आप प्लीज उनको जाने दो। गोविंद विक्रम के आगे हाथ जोड़ लेता है और विक्रम उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। हर्ष, मेरे बच्चे, मेरे संस्कारों की लाज रखना। चलता हूँ अब, हमेशा हमेशा के लिए। और वह वहाँ से चला जाता है। तारा और हर्ष सामने खड़े जानकी और विक्रम की ओर देख रहे थे। एक तरफ प्यार था और दूसरी ओर नफरत। तारा ने हर्ष का हाथ थामा और घर के अंदर जाने लगी। तभी जानकी ने हर्ष को रोका। कहाँ? तुमको 100 बेडरूम में रहना होगा तारा बिटिया। मैंने तो तुम्हें इस घर की नौकरानी अपॉइंट किया है। मम्मी बस, अगर तारा वहाँ रहेगी तो मैं भी उसके साथ ही रहूंगा। पर तारा की जिद के आगे हर्ष तो बड़े कमरे में सोने चला जाता है और तारा नौकर के कमरे में। लेकिन उस कमरे में ना चारपाई थी, ना चटाई थी, सिर्फ कोरी फर्श थी। तारा उसी फर्श पर फटे कपड़ों में अपने हाथ को तकिया बनाकर सो जाती है। उधर हर्ष भी कमरे के बिस्तर पर बेचैन सा करवटें ले रहा था। नहीं, मैं आराम से कैसे सो सकता हूँ?
मेरा चैन तो मेरी तारा है। वह बिस्तर छोड़कर जमीन पर अपने हाथ को तकिया बनाकर सो जाता है। अगले दिन जानकी तारा के पास जाती है और उसे लात मारती है। ए काम वाली, उठ उठ तो, जरा भी लखन है या नहीं? बड़े घर में आई हो तो कितना काम करना होगा जानती हो ना, तभी तो पगार मिलेगी। तारा हड़बड़ाकर उठती है और जानकी के पाँव छूती है, मगर जानकी तारा के हाथ पर पाँव रख देती है। माँ जी, आप क्या चाहती है मुझसे? कि तेरा काला साया मेरे बेटे से दूर हट जाए, तू उसे छोड़कर चली जाए, समझी तू? जिस दिन तू चली जाएगी मैं मेरे बेटे को धूमधाम से शादी कराऊंगी। तारा खड़ी होकर पूरे घर का काम करने लगती है। अचंभे की बात थी कि महल जैसे बड़े घर में जानकी ने एक भी नौकर नहीं रखा था और सारा काम तारा को ही करना पड़ेगा, या फिर जानकी ने जानबूझकर सब नौकरों को छुट्टी दे दी थी। क्या बोलती है पब्लिक, ऐसा हुआ होगा क्या? यानी कि टॉर्चर का दूसरा नाम जानकी, द शैतान सास। जानकी अपने बेटे हर्ष को उठाने उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि वह भी फर्श पे लेटा हुआ है। जानकी यह देख ममता से भर उसके पास जाकर बैठती है और उसका सिर सहलाती है। जानकी का स्पर्श पाती ही हर्ष थोड़ा दूर हटता है। तुम क्यों आई हो तुम मम्मी? तरस गए थे मेरे हाथ तेरा चेहरा सहलाने के लिए बेटा। माँ होकर भी मैं कभी तुझ पर अपनी ममता नहीं बरसा सकी। तो किसने रोका था आपको? मगर बचपन से ही आपकी और डैड की बिजनेस मीटिंग्स और पैसा इतना जरूरी रहा कि आपने अपने बेटे को अपने स्टाफ के हाथ सौंप दिया। पर देखो, मुझमें संस्कार आपने नहीं, गोविंद बाबा और रेखा माँ के हैं। आप भले उनके मालिक, उनकी सरकार होंगे, पर मेरे लिए बस मेरा सरनेम और दिखावटी माँ बाप। दूर रहो मुझसे। हर्ष वहाँ से उठकर चला जाता है और जानकी अपनी ही औलाद को प्यार करने के लिए तड़प कर रह जाती है, जिसका सारा गुस्सा निकलना था सिर्फ तारा पर। तारा सफाई का काम निपटा कर नहाने की सोचती है, मगर उसके पास सिंपल कपड़े नहीं थे। वह सहमे हुए जानकी के पास जाती है। माँ जी, मुझे एक साड़ी मिल सकती है क्या? मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है। हाँ बेटा, बस इतनी सी बात। ये लो बड़ा बैग, इसमें सब तेरा सामान है। जैसे ही मुझे पता चला मेरी बहू आ रही है, मैंने पहले ही ये बैग जमा दिया था, पर तू तो फिर एक तवायफ है। खैर रख ले, ये सब तू रख ले। तारा को जानकी का ये रूप पसंद आया और वह कमरे में जाकर कपड़े निकालती है, मगर ये क्या, बैग में से तो एक के बाद एक ड्रेसेस केवल तवायफ वाली ही निकलती हैं। तभी पीछे से जानकी जोर से हंसने की आवाज आती है। तुझे क्या लगा था तुझे मैं हीरो के सेट और रेशम की साड़ियां दूंगी? कीचड़ हमेशा कीचड़ ही रहना चाहिए, यही तेरी पहचान है। अपने शरीर का धंधा करने वाली तवायफ है तू, मेरी बहू नहीं। हट। तारा मजबूर होकर वही तवायफ के कपड़े पहनकर तैयार होती है। बैग में बहुत सारा मेकअप का सामान था और आज जमाने बाद उसने खुद को सजाने का फैसला किया। वह चटक लाल रंग की लिपस्टिक, आंखों में सुरमा, गले में भारी हार और पाँव में सुरीले घुंघरू बांधकर एकदम उसी रूप में आ जाती है और बन जाती है फिर से माला की हवेली वाली तारा। तारा जैसे ही तैयार होकर कमरे वाले बाहर हॉल में आती है, वहाँ घोर अंधेरा होता है। तारा का पाँव किसी चीज से टकरा जाता है और वह फर्श पर गिर जाती है। आह माँ। तभी ढेर सारी तालियां बजती हैं और हॉल में रोशनी होती है। तारा देखती है चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े थे, एक और ढेरों अमीर औरतें और एक और वही सारे मर्द जो माला की हवेली के ग्राहक थे। क्यों तारा, इन सबको पहचानती तो होगी ना तुम? अरे ये सब तुम्हारे पुराने ग्राहक है और ये जो औरतें तुम्हें घूर रही है ना, ये सब इन मर्दों की पत्नियां हैं। हाय हाय, इस कलमोही की वजह से मेरा पति हाथ से निकल गया। न जाने कैसे कैसे इशारे करके रिझाती होगी मेरे पति को। अरे इसमें सोचना क्या है, ये तो अभी वो सब हमारे सामने ही करके दिखाएगी ना। उठ लड़की, दिखा माला की हवेली में कैसे तू आने वाले मर्दों को रिझाती है, दिखा दिखा। तारा की इज्जत एक बार फिर से अमीरों के बीच नीलाम हो रही थी। बस करिए आप सब, प्लीज बस करिए। ऐसी दुनिया में खुले में सांस लेने से बेहतर तो मैं माला की हवेली में घुट घुट कर मर रही थी वहां। मेरा दोष आखिर है क्या? यही ना कि इन्होंने दाम लगाया और मैंने मेरा जिस्म बेच दिया, मगर किसे? इन समाज के ढकोसले बाजों को ही ना। वो सब गलत हरकतें करते समय ये लेक्चर नहीं सूझता था तुझे? हाँ, ऐसी कलंकित लड़की को तो औरत कहना भी हम सबकी बेइज्जती है। तभी पीछे से हर्ष चिल्लाता है। थैंक्स मम्मी, आपके इस दाव से आपने मुझे मौका दे ही दिया ना मेरी तारा को पूरे जहान के सामने अपनाने का। हर्ष उन औरतों के सामने जाता है और अपना पाँव आगे करके उसमें घुंघरू बांध लेता है। आज से जो भी होगा मैं मेरी तारा के साथ रहूंगा, चाहे नाच गाना हो या तुम जैसे लोगों के ताने खाना। तारा अकेली नहीं है। और हर्ष तारा को उठाकर अपने सीने से लगाकर सबके सामने नाचने लगता है। सब देखते रह गए थे। आप सब भी अब आगे की कहानी को देखने के लिए आइए लव सिटी पर ही। जब तारा और हर्ष एक दूसरे की बाहों से लगकर डांस कर रहे थे, तभी विक्रम को तेज गुस्सा आता है और वह हर्ष को जोरदार तमाचा लगा देता है। बदतमीज, इस बेहया औरत के चक्कर में आकर तूने भी बेहयाई ओढ़ ली है।
हाय हाय भाई साहब, मेरे को तो लगता है इस लड़की ने जरूर कुछ टोना टोटका कर रखा है। मैंने सुना है ऐसी औरतों को काला जादू आता है। अच्छा आंटी, ऐसी औरतें मतलब कैसी औरतें, क्या लगे इनमें? हाँ आंटी बताइए। और तभी हर्ष तारा का हाथ खींचकर उस आंटी के सामने लाता है। देखिए आंटी, कुछ अलग है क्या इसमें? आप सभी बताइए, ऐसी औरतें वैसी औरतें, क्या होता है ऐसा वैसा होना? क्या तारा का औरत होना काफी नहीं है? क्या तारा के भी आम औरत की तरह दिल नहीं है जिसमें ममता भरी हुई है? क्या कोख नहीं है जहाँ वो नई जिंदगी को पाल सकती है? क्या एक नाजुक सीना नहीं है जिसे लगाकर वो बच्चों को दूध पिला सकती है? और ऐसे कहकर हर्ष तारा के सीने से उसका दुपट्टा हटा देता है और सब लोग नजरें फेर लेते हैं और वह औरत भी नजरें झुका लेती है। देखिए ना, अब आप नजर क्यों फेर रहे हैं? क्या हुआ, शर्मा गई? डैड मॉम देखिए ना तारा की ओर और बताइए, क्या वो औरत नहीं है? आखिर क्या नहीं है उसके पास? आँख, नाक, कान, कोख, नाजुक सीना, कोमल हाथ, रोती हुई आंखें, क्या नहीं है? लज्जा नहीं है मेरे बच्चे, लज्जा औरत का सबसे अनमोल गहना नहीं है जो पैसों के लिए अपने बदन को नग्न कर दे। वो औरतें होती है ऐसी औरतें। और जो औरत अपनी जुबान से भरी महफिल में अपनी बहू को, मेरी तारा को नंगा कर रही है, सरेआम उसकी इज्जत तार तार कर रही है, ऐसी औरत को क्या कहेंगे? मॉम? मॉम तो शायद बिल्कुल नहीं कहेंगे। और आंटी? हर्ष का तारा के सपोर्ट में ऐसा जवाब सुनकर सब लोग वहाँ खड़े होकर तालियां और सीटियां बजाने लग जाते हैं। वाह, क्या बोल रहा है लड़का। सबके पति ऐसे प्रोटेक्टिव हो जाएं तो ना ही किसी की सास बहू को तंग करे और ना ही जमाना बेशरम होके उनका जीना हराम करे। मजा आ गया। सही कहा। आखिर कब तक एक औरत ही अपनी मर्यादा के लिए आवाज उठाए और गालियां भी वही खाए? आखिर मर्द को भी अपनी अर्धांगिनी के लिए ललकार लगानी ही होगी। शाबाश हर्ष, तारा ऐसी है या वैसी ये तो मैं नहीं जानती, मगर ये तुम्हारी है, इसका सबूत तुम दे चुके हो। भगवान इस जोड़ी को खूब हिम्मत दे। हर्ष बेटा, मर्यादा एक औरत का सबसे बड़ा गहना जरूर है, मगर अगर वही लाशर्म एक पत्नी के पांव की जंजीर बन जाए तो एक पति कैसे हथियार उठा सकता है? इसका उदाहरण तुम दे चुके हो। विक्रम भाई साहब, आपका बेटा हीरा है, हीरा, और इस हीरे की असली चमक ये तारा है। विक्रम और जानकी के तन बदन में आग सी लग चुकी थी। जहां वो तारा को जलील करने का इंतजाम कर बैठे थे, वहीं उन्हीं के खून हर्ष ने तारा को तो देवी बना दिया था। और वहां खड़े लोग जो कुछ देर पहले उन्हें पत्थर मार रहे थे, वही लोग अब तालियां और सीटी बजा रहे थे। बस तारा, बहुत सबूत दे दिए तुमने औरत होने का। अब बारी है तुम्हारी मेरी पत्नी कहलाने की। हाँ, ये तारा है एक तवायफ और मैं हूँ तवायफ का पति। ये मेरी कहानी है, हर्ष व्यथा एक तवायफ के पति की, और नाज है मुझे मेरी इस कहानी पर। हर्ष तारा का हाथ थामता है, उसका दुपट्टा सीने पर लगाता है। अब तक तारा की जो नजरें झुकी हुई थी, वो नजरें अब गर्व और हिम्मत से उठ चुकी थी। वह प्यार भरी निगाहों से हर्ष की ओर देखती है। माला ताई, मैं ना कहती थी वो जरूर आएगा जो मेरा सौदा नहीं मेरे दिल को अपनाएगा। देखो माला ताई, इस तारा की चमक को और अधिक निखरने मेरा चांद जमीन पर गया है। माला ताई। हर्ष तारा को अंदर ले जा रहा था कि तभी वह रुकती है और उसी बकबक करने वाली आंटी के पास जाती है। 1 मिनट हर्ष, बहुत हो गया अपमान, अब बात सिर्फ स्वाभिमान की होगी। आंटी जी, इधर उधर ना देखिए, मेरी ओर देखिए। एक 2 कौड़ी की मामूली तवायफ से नजरें मिलाने में आपको शर्म आ रही है? ये क्या बात भला? और वह चौधराइन चोर निगाहों से तारा की ओर देखती है। यूं लग रहा था जैसे रोष में भरकर तारा ने दुर्गा का अवतार ले रखा हो। उसकी चौड़ी आंखों में इतना स्वाभिमान भरा था कि वह औरत तारा से नजरें मिला ही ना सकी। देखा आंटी, किसी पर उंगली उठाना कितना आसान है। ये जो आपके पास खड़े हैं चौधरी बाबू, ये पति है ना आपके? इतना सुनते ही चौधरी बाबू की तो सिट्टी पीटी गुम हो जाती है, पर वो भीड़ में से बाहर निकलने की ताक में रहता है कि तभी हर्ष चौधरी को गर्दन से पकड़ता है। अरे रुको बाबू, अभी तक तो बस मेरी तारा का रियलिटी चेक हुआ था, अब जरा तुम्हारी भी हिस्ट्री पढ़ ले अंकल जी। तो चौधरी बाबू, आपने आंटी जी को बताया नहीं कि मनोरमा कौन है? ये लड़की क्या बकवास कर रही है तू? खुद की कोई इज्जत नहीं है तो क्या मेरी भी उछा लेगी? हर्ष ने समझदारी करते हुए माला की हवेली से मनोरमा को पहले ही बुला लिया था और दरवाजे पर मनोरमा, कजरी और माला तीनों खड़ी थी। तारा माला को देखते ही जाकर उससे लिपट गई। ताई, आ गई तू? मेरी बच्ची, कैसी है तू? तू ठीक तो है ना? हाँ ताई, बस माला की हवेली का सच सबको बता रही थी कि जो माला की हवेली इनको पाप की हवेली लगती है, वो हवेली हमारा घर है, हमारा मंदिर है। जिस हवेली को इन्होंने सौदे का बाजार घोषित कर दिया, वहाँ पैसों का जो गल्ला है उसकी हम तवाइफे पूजा करती हैं, क्योंकि उसी से हमारा पेट पलता है। बिस्तर पर पड़ी सिलवटों की वजह से जो हमारे चरित्र पर दाग लगे हैं, असल में वो सिलवटें भी इन सफेद कुर्ते पहने अमीरों की वजह से आई है। हाँ ताई, ये सब नकली लोग क्या जाने तवाइफों के घर, मंदिर, माला की हवेली के बारे में।
तू सही बोली मेरी तारा। सेठ, जिस माला की हवेली को तुम पाप का ठिकाना बोल रहे हो ना, उस हवेली की दहलीज पर इस कजरी का बाप इसे तब छोड़कर गया था जब ये 5 बरस की थी। इसे उस घर में मैंने घर घर खेलते हुए बड़ा किया है। ये जो मनोरमा खड़ी है ना, इसे कुछ पैसों के लिए तवायफ बनना पड़ा क्योंकि इसकी माँ का इलाज नहीं हो रहा था। माँ को बचाने कुछ जिस्म बेचने निकल पड़ी पगली। और ये जो तारा खड़ी है ना, इसके बाप ने गुड़िया दिलाने के बदले इसका पूरा बचपन ही छीन लिया था। और देखो, खुद गुड़िया जैसी थी और आज औरत होने का सबूत दे रही है। जहाँ जहाँ से ठुकराया था इस कमजोर औरत जात को, वहाँ वहाँ अपनाया माला की हवेली ने इन तवाइफों को। अच्छा, अगर ऐसा ही था तो तुमने उन बच्चियों को तवाइफ बनने को मजबूर क्यों किया? तुम चाहती तो तुम इनका भविष्य भी तो बना सकती थी। ये सुनते ही माला जोर से हंसती है और फिर कजरी और मनोरमा भी हंसने लग जाती हैं। अच्छा सेठानी, जिसकी रात की भूख मिटने तक का ठिकाना नहीं था, वो भविष्य बनाती। अरे, आज भी बाजार में निकलती हूँ तो माँ अपने बच्चों को आंचल में छिपा लेती है कि तवाइफों की अशुभ परछाई भी ना पड़े। ऐसे में कौन अपनाता तवायफ की चौखट छूने वाली लड़कियों को? कहाँ है ऐसा समाज? सेठानी, याद रखना, तवायफ बनना किसी की आदत नहीं, जरूरत होती है, पेट की जरूरत। सेठानी जी, हम सबकी भूख ने ही बनाया हम सबको तवायफ, और वो तवायफ खाना ही फिर हम सबकी स्कूल, घर, मंदिर और हमारा परिवार बना। तभी तारा मनोरमा का दुपट्टा हटाती है जहाँ एक बहुत बड़ा चीरा लगा हुआ था। ये होती है तवाइफों की जिंदगी। बच्चे को पाल नहीं सकती है या अपनी औलाद को इस कीचड़ में ना बड़ा करना पड़े तो अपने माँ बनने का सुख भी त्याग देती है तवाइफे। क्या तुम सबके समाज ने ये सच देखा है कभी? क्यों चौधरी बाबू, कुछ याद आया? चौधरी मनोरमा को देख कांप उठता है। उसकी पत्नी चौधराइन लगातार उसे घूर रही थी। ए लड़की, अपनी इस कचरा पट्टी को यहाँ से लेकर निकल, अभी चल निकल यहाँ से। विक्रम भाई, निकालो इन सबको बाहर। नहीं, रुको, मुझे जानना है सच। बोलो तारा। आंटी जी, देखो मनोरमा की ओर। अब ये कभी माँ नहीं बन सकती है, वो भी आपके पति की वजह से। आपके पति ने मनोरमा को माँ तो बना दिया, मगर खुद बाप बनने की औकात न रख सका। कहा कि बच्चे को मार दे या खुद मर जा, मुझे क्या। और मजबूरन इस मनोरमा को अपना पेट चिरवाना पड़ा। अब ये फिर कभी ऐसे दानव का शिकार नहीं बन सकेगी, फिर कभी माँ नहीं बन सकेगी। अब कोई डर नहीं। अब फिर कभी माला की हवेली के कीचड़ में मनोरमा की कोख का कमल नहीं खेलेगा। मनोरमा तारा से लिपटकर रोने लगती है। चौधराइन चौधरी के गालों पर तमतमाता चाटा जड़ देती है। ये सब सच नहीं है, मेरी बात तो सुनो, सोनू की मम्मी। बस करो तुम। माँ जैसा शब्द अपने इस गंदे मुंह से निकाला ना। तुम्हें क्या लगता था मैं जानती नहीं कि माला की हवेली में जाने वाले मर्दों में मेरा मर्द भी शामिल है? मगर भारतीय नारी पतिव्रता नारी, समाज की बंदिशों में बंधी पत्नी चुप रही, मगर एक औरत के साथ ऐसा करना मुझे और चुप नहीं रखेगा। अरे कीचड़ तवाइफे नहीं, कीचड़ तो हम जैसों की आंख में है, जो हम सब ने इनको हमेशा गलत नजरों से देखा है, बल्कि ये भी हमारी ही दुनिया का हिस्सा है। सही कहा सेठानी जी। फर्क बस इतना है कि आप अमीरों के हिस्से में दिन का उजाला आया है और हम तवाइफों के हिस्से में रात का अंधेरा। और फिर चौधराइन तारा से नम आंखों से माफी मांगती है। बेटी, क्या कुछ नहीं बोला ना मैंने तुझे? मुझे माफ कर दे। आखिर मैं होती कौन हूँ तेरे औरत होने पर सवाल उठाने वाली? तू तो वो लड़की है जिसने इस औरत की दबी जुबान को बरसों बाद आवाज दे दी। जानकी, तू बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे ऐसी अनोखी बहू मिली है। बस अब बहुत हुआ जानकी, तू भी अपनी आंख का कीचड़ निकाल ले। तारा खुश होकर चौधराइन के पांव छूती है और वह हर्ष और तारा को आशीर्वाद देती है। वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाकर खुश हो रहे थे। आखिर में हर्ष ने तारा को समाज में इज्जत दिला ही दी थी। तारा ने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। माला ने अपने और अपने कोठे के लिए इतना सम्मान कभी नहीं देखा था। वहाँ खड़ी भीड़ में सब लोग फोन से तस्वीरें और वीडियोस लेकर इंटरनेट पर डालने लगे। चंद मिनटों में तवायफ की व्यथा घर घर में फेमस होगी। तारा और हर्ष वायरल हो गए थे। आखिर तवायफ और उसके पति ने कर दिखाया, मगर असली जंग अभी बाकी थी। क्या अब समाज में जगह पाने के बाद तारा और हर्ष जानकी और विक्रम के घर और मन में भी जगह कर पाएंगे? एक जंग तारा और हर्ष जीत चुके थे और उनकी एक जंग जानकी और विक्रम से थी। उस रात सब मेहमानों के जाने के बाद तारा को अपनी नई पहचान मिल गई थी। अब वो सिर्फ तवायफ तारा नहीं, बल्कि हर्ष की पत्नी के रूप में अपनाई गई थी। देखा माला ताई, मैं नहीं कहती थी इस तारा का चांद जरूर आएगा, वो भी ऐसा जो अमावस्या के दिन भी कभी मेरी जिंदगी से गायब नहीं होगा। हाँ तारा, देखा मैंने कैसे तूने अपना सपना सच कर दिखाया और अपनी ताई को गलत साबित कर दिया। तवाइफे भी अब सपने देख सकती है, और वो भी सिर्फ हर्ष ने जो तुझे हिम्मत दी है उसकी वजह से। माला हर्ष के पास जाकर उसका चेहरा सहलाती है। जिस दिन तुझे पहली बार माला की हवेली में देखा था,
तब मैं तुझे देखते ही समझ गई थी कि तू इन सब लोगों की तरह शरीर का भूखा नहीं बल्कि प्यार का भूखा है। तूने साबित कर दिया हर्ष कि शहर के इन चिकने लड़कों की तरह तेरी रीढ़ की हड्डी कमजोर नहीं बल्कि लोहे की तरह मजबूत है। खुश रहे बच्चे, बस मेरी तारा का ध्यान रखना। मनोरमा, कजरी और माला तारा से मिलकर चली जाती हैं। हर्ष ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आज मैं भी उसको प्यार देना चाहती हूँ। बस अब समय आ गया है पति पत्नी के इस रिश्ते को मजबूत करने का। और तारा उस रात लाल सलवार कमीज पहनकर तैयार होकर अपने नौकर वाले कमरे को ही खूब सजाती है और रसोई घर से मोमबत्तियां उठाकर उनका इस्तेमाल करती है। मेरे पास ज्यादा साधन न हुआ तो क्या है, हर्ष के लिए मन में प्यार तो बहुत है। अब हर्ष को बहाने से बुला लेती हूँ। जैसे ही तारा उस कमरे से बाहर आती है वैसे ही उसे जोर से एक धक्का लगता है और वह कमरे में फिर से जाकर गिर जाती है। और तभी कमरे का दरवाजा कोई बाहर से बंद कर देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जानकी ही थी। मेरे बेटे के करीब आने की प्लानिंग कर रही है ना तू, मगर मैं तेरा ये इरादा कभी पूरा नहीं होने दूंगी। जब तक मैं तुझे हर्ष की जिंदगी से बाहर फेंकने तक तुझे उसके करीब कभी नहीं जाने दूंगी, कभी भी नहीं। अब पड़े रहे अंदर ही। माँ जी नहीं, दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए। मगर क्रूर जानकी की वहाँ जीत हुई। बेचारे हर्ष को तो कुछ पता भी नहीं था और वह सो जाता है। अगली सुबह जब तारा उठती है तो देखती है सारी मोमबत्तियों का मोम जलकर गल चुका था। ठीक वैसे ही जैसे तारा का हर्ष को प्यार करने का सपना कल रात में मर गया था। दर्द के मारे वह लड़खड़ाती कमरे से बाहर आती है और रसोई घर में काम करने लग जाती है। तारा काम कर ही रही थी कि अचानक उसे जोरों से उल्टियां आनी शुरू होती हैं। वह दौड़ी दौड़ी बाथरूम तक जाती है और तेज तेज उल्टियां करने लगती है। जानकी को ये सब देखकर अजीब लगता है। इसे भला कैसी बीमारी हो गई, ये तो खुद ही एक बीमारी है। खैर मुझे क्या। ए लड़की सुन, तेरी ये गंदगी साफ करने के बाद फटाफट नाश्ता बनाकर तैयार कर देना। आज मुझे और विक्रम को हर्ष के लिए लड़की देखने जाना है। बेचारी तारा क्या ही बोलती, वह चुपचाप काम करने लगती है। हर्ष भी उठ गया था। वह रसोई में तारा को काम करते हुए मुस्कुराता है। तारा देखना, एक दिन तुम यहाँ नौकरानी की तरह नहीं महारानी की तरह काम करोगी, इस घर की बहू बनकर। तभी हर्ष की नजर तारा के पाँव पर पड़ती है। एक सेकंड तारा, ये सब क्या है? कर क्या रही हो तुम? एक बार अपने पाँव की ओर देखो। पाँव की ओर? क्यों, क्या हुआ? कोई गड़बड़ है क्या? तारा कुछ समझ पाती कि तभी हर्ष उसे गोद में उठा लेता है और हॉल के सोफे पर बिठा देता है। तुम्हारे पाँव में कितनी सूजन आ रही है तारा, तुम ना अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। और हर्ष गरम तेल लाकर तारा के पाँव में मालिश करने लगता है। तारा ये देख पाँव पीछे करती है। हाँ, नहीं, मुझे भी पत्नी की सेवा का स्वर्ग में जाना है मैडम, तो ये तो मैं करके ही रहूंगा। और वैसे भी तुम्हारा दर्द बांटना ही तो मेरा काम है। आज से पहले तारा को मर्दों ने केवल तोड़ा मरोड़ा ही था, मगर उसे कोई पहली बार जोड़ रहा था। तारा की आंख खुशी के आंसुओं से झलक जाती है। जानकी और विक्रम हर्ष को तारा के कदमों में बैठा देख उसके पाँव की मालिश करता देखते हैं। ये देख दोनों का ईगो भरपूर हर्ट हो जाता है और विक्रम जोर से चिल्लाता है, हर्ष, आज तक इस परिवार के मर्दों ने औरत के पाँव कभी नहीं पकड़े, तुम ये कर क्या रहे हो? आपके लिए तारा सिर्फ औरत होगी, मगर मेरे लिए पत्नी है जो अभी दर्द में है। और काश इस परिवार के मर्द अपनी गलतियों के लिए पाँव पकड़ना सीख जाते तो सब औरतों को उनका मान सम्मान मिल जाता। बदतमीज, ये सब उस गोविंद और रेखा ने सिखाया है ना तुझे? बस सुबह सुबह माहौल मत खराब करो। हर्ष चल बेटा, गाड़ी निकाल, हमको कहीं चलना है। और तारा भी हर्ष को जाने का इशारा करती है तो हर्ष तारा को छोड़कर उनके साथ चला जाता है। वह ड्राइव करते हुए बस तारा के दर्द के बारे में सोच रहा था। उधर तारा की तबीयत लगातार खराब हो रही थी। वह बार बार उल्टियों पर उल्टियां की जा रही थी। हे ईश्वर मदद, इतना काम पड़ा है और ये शरीर साथ ही नहीं दे रहा। मुझे तारा के लिए कुछ अच्छा करना होगा और सबसे अच्छा उपाय सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है। हर्ष अपना फोन निकालता है और एक फोन लगाता है। हेलो रेखा माँ, कैसी हैं आप? रेखा का नाम सुनते ही जानकी छिड़ उठती है। बच्चे पैदा करूं मैं और माँ कहलाए वो? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, मगर तारा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसके पाँव में काफी सूजन है, आप कोई घरेलू नुस्खा बताइए ना। और रेखा हर्ष को चीजें बताती है। जानकी पीछे बैठी पूरी बातें सुन रही थी कि अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है। एक मिनट, ये मैंने सोचा क्यों नहीं। उल्टियाँ हो रही हैं, पाँव में सूजन है, इसका मतलब कि आखिरकार आ ही गई ना वो अपनी औकात पर। तारा हिम्मत कर अस्पताल के लिए निकलती है और फोन करके कजरी को भी वहीं बुला लेती है। कुछ देर में डॉक्टर आती है और तारा और कजरी को अंदर बुलाती है। पता नहीं डॉक्टर, मुझे कल से अजीब सा महसूस हो रहा है। रात को भी खाने में कुछ गलत नहीं खाया था और कमजोरी भी महसूस हो रही है। आप आज मुझे ताकत की दवाई भी लिख देना। डॉक्टर तारा को ध्यान से पूरा चेक करती है। हर्ष बेटा, गाड़ी घुमा ले और वापस घर की ओर ले ले। क्यों मॉम, अब क्या हुआ? आप तो जरूरी काम से जाने वाली थी ना। जानकी क्या हुआ? हम दोनों तो आज हर्ष के लिए। हाँ नहीं, अब नहीं, वापस चलिए, मैं बाद में सब बताती हूँ आपको।
और हर्ष गाड़ी घुमा लेता है। जानकी घर में आती है तो तारा को वहाँ नहीं पाती। शाबाश, अब मैं देखती हूँ कि एक 2 कौड़ी की तवायफ कैसे नहीं जाएगी मेरी बेटे से दूर। जानकी हर्ष का चेहरा सहलाती है और सोफे पर बैठकर उसे अपनी गोद में लेटने का इशारा करती है। क्यों मॉम, आज इतना प्यार क्यों? जब मुझे गोद में सुलाने की उम्र थी तब तो आपको और डैड को पैसे कमाने ज्यादा इम्पोर्टेंट लगे और आप मुझे रेखा माँ को सौंप गई और आज आपको लाड आ रहा है। मानती हूँ बच्चे, मैंने गलती की है, मगर आखिर हूँ तो तेरी माँ ही ना। तेरा अच्छा बुरा सब मुझे ही देखना है। जानकी की आंखों में आंसू देख हर्ष उनकी गोद में लेट जाता है। हर्ष, मैं जानती हूँ कि अब तू बड़ा हो गया है, जवान है। तेरे बाकी दोस्तों की तरह तेरा भी गर्लफ्रेंड बनाने का दिल करता होगा और ऐसे में अक्सर लड़कों का दिल सुंदर चेहरों पर फिसल जाता है और फिर उस चेहरे को प्यार करने की इच्छा होती है। मगर मेरे बच्चे, ये सब जबानी की कहानी है। लड़कपन में ऐसी चीजें होती है। हर्ष अपनी माँ की बातें सुन हैरान हो रहा था। क्या हुआ डॉक्टर, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? गैस की दिक्कत है ना तारा को? ये आज की बात नहीं है, पहले भी भूखे पेट तारा को गैस हो जाती थी और फिर जी घबराना, उल्टियाँ, यही सब। एक तो ये इतनी सुंदर है कि अगर कोई सुने तारा को गैस की प्रॉब्लम है तो हंसी आ जाएगी। हाँ, अब तो दूसरे घर चली गई है, वहाँ जरूर भूखी रही होगी, है ना? कजरी तो बस बकबक किए जा रही थी कि तभी डॉक्टर जोर से हंसने लगती है। आई मस्ट से दिस गर्ल इज सो फनी, जो इस वक्त भी माहौल को इतना लाइट रख रही है। इस वक्त यानी कोई बड़ी बात है क्या डॉक्टर? डॉक्टर और तारा एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। बेटा, अगर तुझे सुंदर स्मार्ट लड़कियों के साथ दोस्ती करनी है, मजे करने हैं, तो तू आजाद है। तेरे डैड के इतने दोस्त हैं, वो भी बहुत रिच दोस्त। तू उन लोगों की बेटियों से मिल सकता है और फिर उनसे थोड़ी जान पहचान बढ़ाएगा तो तुझे अच्छा लगेगा। कम से कम इस तवायफ से तू अच्छी और खानदानी है सबकी सब। ये सुनते ही हर्ष भड़क कर जानकी के पास से उठता है। मॉम, हद हो गई आज तो बेशर्मी की भी। आपको क्या लगता है मैं तारा के साथ उसके सुंदर चेहरे और शरीर के लिए हूँ? नहीं मॉम, नहीं। मॉम, जहाँ आप सोच रही है ना, उस रास्ते को तो मैं कभी गया भी नहीं। मैंने तारा को आज तक कभी छुआ भी नहीं, बस प्यार से सीने से लगाया है। उसका बदन नहीं, मन छुआ है। और आप मेरे प्यार को ये नाम दे रही हैं। जानकी तो हर्ष के मुंह से यही सुनना चाह रही थी। तारा और कजरी एकदम लाश की तरह अस्पताल के बाहर खड़े थे। तारा के हाथ में उसकी फाइल थी। कजरी उसे बहुत कुछ कहना चाह रही थी, मगर तारा सुने बिना ही चुपचाप वहाँ से निकलकर घर की ओर चलने लगती है। अच्छा, अगर तेरा तारा से कभी वैसा रिश्ता नहीं बना तो फिर उसके पेट में किसका बच्चा है? किसका पाप लिए घूम रही है वो तब से? वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, बता? हर्ष जैसे ही यह सुनता है उसके कदम पीछे की ओर बढ़ जाते हैं। घर के दरवाजे पर खड़ी तारा जानकी को ऐसा कहते सुन लेती है और उसके हाथ से फाइल नीचे गिरती है, जिसकी आवाज सुन हर्ष, जानकी, विक्रम उसकी ओर देखते हैं। कुछ देर पहले। अरे, पेट में गैस नहीं, एक नन्ही जान है डियर। कंग्रेचुलेशंस, आप 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं। तारा की तो जैसे नई मिली पहचान वापस से धुंधला गई। कजरी, ये क्या हो गया? हर्ष के साथ ही मैंने क्या किया? अब देखिए इस नए तूफान से तारा कैसे लड़ेगी। लाल पीली हुई जानकी जोश में हर्ष से बोलती है, अगर तुम्हारे और तारा के बीच ऐसा कोई रिश्ता बना ही नहीं तो फिर तारा पेट से कैसे हुई? हाँ, बोलो हर्ष। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उसको मुझसे दूर करने के लिए अब इस हद तक जाओगे तुम? तारा दरवाजे से सब खड़ी सुन रही थी। तभी जानकी और हर्ष की नजर उस पर पड़ती है। हर्ष उसकी ओर कदम बढ़ाता है। तारा, कहाँ चली गई थी तुम जान? तुम्हें करीब ना पाकर जानती हो मैं कितना परेशान हो गया था। कि अचानक तारा को फिर से उल्टी आती है और तारा दौड़कर अपने कमरे की ओर जाती है। देख ले अब तू ही, सांच को आज की जरूरत नहीं है बेटा, बाकी तो तू और तेरा अंधा प्यार, मगर मैं इस घर में ये पाप का जन्म नहीं होने दूंगी। तभी हर्ष जमीन पर पड़ी रिपोर्ट्स उठाता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। मगर ये कैसे हो सकता है? हर्ष को ऐसे हैरान परेशान होते हुए तारा देख लेती है और उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि वह शर्म से पानी पानी हो जाती है। देख लिया तूने इस तवायफ को पत्नी बनाने का नतीजा? पता नहीं किसका पाप लिए घूम रही है पेट में। यही खासियत होती है ना तुम तवायफों की, माँ भी बन जाओ और बच्चे के बाप का पता भी ना चले। पर हम शरीफों के घर में ये सब नहीं होता। यहाँ ठप्पे के साथ हम लोग अपने बेटे को उसके बाप का सरनेम देते हैं। देख लिया हर्ष, तूने क्या सबक सिखा दिया है तारा ने हम सबको। अरे तू चुप क्यों है? कब जागेगा तेरे अंदर का मन? आखिर मेरा खून है तू मेरा, कब खौलेगा रे तेरा खून हर्ष? ओहो, बस भी करिए आप दोनों, चुप हो जाइए। अपना जहर उगलने से पहले एक बार मेरी ओर भी देख लीजिए मॉम डैड। आपकी अपनी औलाद हूँ, कोई कंपटीशन की ट्रॉफी नहीं हूँ जिसे आप जीतने में लगे हुए हैं। और तारा के करीब जाकर उसका हाथ थामता है। तारा, ये क्या हुआ तुम्हें और ये सब कब?
हर्ष, मैं नहीं जानती थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे साथ साथ अंदर एक नन्ही जान भी दर दर भटक रही होगी। हर्ष, शायद ये सब उस घोष बाबू ने किया है। जब वह मुझे कैद कर तोड़ता मड़ोड़ता था, उसी वक्त शायद मेरे साथ ये सब हो गया है। पर मैं जान ही नहीं सकी कि बीते 2 महीनों में मेरा जो नया जन्म हुआ है, उसके साथ साथ घोष। ये सुन हर्ष का दिल दहल जाता है और वो तारा से अपना हाथ छुड़ाकर खुद को कमरे में बंद कर लेता है। हर्ष सुनो तो, हर्ष मेरी बात तो सुनो। तारा उसके पीछे पीछे जाने लगती है तो तभी जानकी उसका हाथ पकड़कर खींचती है और उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है। मिल गया चैन, मेरे बेटे को बर्बाद कर। क्योरी अश्लील लड़की पेट में पाप लिए घूम रही है और कहती है मुझे पता ही नहीं है। अरे जानकी, ये ऐसी ही होती है फ्रॉड लड़कियां, इनको सीधे घर में एंट्री नहीं मिलती, तो ये सब नाटक रचती हैं। वो तो शुक्र मना हमारे बच्चे ने इसे कभी छुआ तक नहीं, वरना ये तो ये भी कह सकती थी कि ये पाप हर्ष का है, सारी जायदाद की मालकिन भी बन जाती है। ये सुन जानकी और विक्रम जोर से तालियां बजाते हैं। अरे लड़की, वाह, मान गए तेरी चाल को। तवायफ, क्या गेम खेली तू। लेकिन अब देख तू इसी चाल में कैसे फंसती है। विक्रम, अभी पुलिस को फोन लगाओ और इस नीच औरत को यहाँ से जाने को कहो। ये सुनते ही तारा जाकर जानकी के पांव पकड़ लेती है और गिड़गिड़ाने लगती है। नहीं माँ जी, नहीं, ऐसा मत करो माँ जी, यही तो मेरा संसार है। अब मैं यहाँ से दूर जाकर क्या करूँगी। आप कहेंगी तो मैं घर के एक एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन मेरे हर्ष को भी मुझसे दूर ही देख लिया करूंगी। मैं जाना नहीं चाहती माँ जी, मैं जाना नहीं चाहती। तभी जानकी तारा के बाल खींचकर उसे ऊपर उठाती है। सुन लड़की, चाहे तो मैं सारी बात तुझे मार पीट कर समझा सकती हूँ, मगर ऐसे तू एक सुनेगी नहीं। ये जो तेरा दिल है ना, उस पर मेरी बातों का लगना जरूरी है। तू सुन, तू एक तवायफ है, फिर भी मेरे बेटे ने तुझे अपनाया, वो उसकी अच्छाई थी। तुझे इतना प्यार दिया, वो उसकी अच्छाई थी। और तूने जो अपना काला साया हर वक्त उस पर थोपा, वह तुझे दिखाई नहीं दिया। तारा, कैसी औरत है तू, अपने स्वार्थ के लिए हर्ष का जीवन नरक करती जा रही है। इतना नरक कि वह पहले अपने माँ बाप से दूर हुआ, फिर समाज से, और अब किसी और के बच्चे को भी उसके ऊपर थोप रही है तू। जानकी की एक एक बात तारा के अंदर तीर की तरह चुभ रही थी। वह समझ गई थी कि जानकी क्या कह रही है। अगर सच में उससे प्यार करती हो तो उसे अपनी कालिक से आजाद कर दो। तारा बिना कुछ बोले जानकी के घर से निकलकर बाहर चली जाती है और जानकी और विक्रम ये देख बहुत खुश होते हैं। तारा के कानों में अब भी जानकी के शब्द गूंज रहे थे। वह लड़खड़ाती सी चलती जा रही थी। अगर सच में हर्ष से प्यार करती हो तो उसे अपनी इस कालिक से आजाद कर दो। माँ जी ने एकदम सही कहा। हर्ष, बहुत हुआ तुम्हारा त्याग, मुझे अब तुम्हें मुझसे आजाद करना ही होगा। ना जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना। कलंक नहीं, इश्क है काजल पिया। कलंक नहीं, इश्क है काजल पिया। सड़क पर चलते चलते तभी अचानक तारा की नजर एक ऊंची बिल्डिंग पर पड़ती है और वो उसे देखकर सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। क्या चाह रहा है तू भगवान, क्या आखिर चाहता क्या है। तारा अपने आंसू पोंछती है और उठकर उस बिल्डिंग की ओर चलने लगती है और कुछ देर बाद तारा माला की हवेली के बाहर खड़ी होती है। वह जैसे ही उसमें कदम रखने लगती है तभी माला जोर से चिल्लाती है, रुक जा तारा, इस बदनाम गली से लौट जा, यहाँ वापस ना आ तारा, मुड़ जा फिर से। मगर तारा दौड़कर माला से लिपटकर खूब रोती है और उसे पूरी कहानी बताती है। माला ताई, अब मुझे आपकी मदद चाहिए। कचरी का दोस्त श्याम मेरी मदद कर सकता है। और कचरी श्याम को बुला लेती है, जो तवायफ खाने में हिसाब किताब का काम करता था। क्या करना चाहती है तू तारा? हर्ष के माँ बाप उसे एक अच्छी जिंदगी और जीवन साथी देना चाहते हैं और वो तभी संभव है जब हर्ष मुझे किसी और के साथ दिखेगा और इस काम में श्याम मेरी मदद करेगा। तारा, हम सब तेरे साथ हैं। तारा श्याम का हाथ पकड़ हवेली से बाहर आती है। उधर सांझ होते होते हर्ष भी कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आता है और तारा को पूरे घर में ढूंढने लगता है। मॉम, डैड, आपने मेरी तारा को देखा क्या कहीं? जा चुकी है वो, अब तो अपने आंखों पर पट्टी बंदी हटा ले। उसका और तेरा कोई मैच नहीं है। हमने तो तेरे लिए एक बहुत हाई क्लास लड़की पसंद की हुई है। हद हो गई आप दोनों के आगे। जिस बात का कोई मतलब नहीं उस बात के पीछे पड़े हो। मैं खुद ही मेरी तारा को ढूंढ लूंगा। और हर्ष जैसे ही दरवाजा खोलता है तभी वह दरवाजे पर तारा को एक लड़के के साथ हाथों में हाथ डाले देखता है। तारा, कहाँ चली गई थी तुम? मैं कितना परेशान हो गया था। हर्ष हर्ष हर्ष, अरे हर्ष बाबू, अब इस परेशानी की आदत तो तुमको डालनी ही होगी ना। जब तुम मुझे रोज नहीं देखोगे तो भी क्या ऐसे ही परेशान होगे। और तारा हंसते हुए श्याम से चिपकने लगती है। श्याम भी हंस रहा था। ये सब क्या है तारा, और तुम कैसी बातें कर रही हो? और ये लड़का कौन है? हर्ष, मैं फिर से मेरी पुरानी जिंदगी में लौट चुकी हूँ और ये श्याम है। तुम्हारे आने से पहले मन ही मन हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब जब मैं तवायफ खाने में लौट ही चुकी हूँ
तो तुमसे और तुम्हारी इस दुनिया से आजाद भी हो जाऊंगी और तब मैं और श्याम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। हाँ मेरी तारा रानी, बहुत दूर चली गई थी तुम मुझसे, अब तो जब लौट कर आई हो तो मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। वेलकम बैक इन माला की हवेली मेरी तारा रानी। तारा का ऐसा सच जान के हर्ष के पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। तभी श्याम मुस्कुराकर हर्ष को चिढ़ाने के लिए तारा के गालों को चूमता है। मेरी रानी लौटकर आ ही गई मुझ तक, दुआओं में जान होती है। आखिर ये बात साबित हो ही गई तारा रानी। हर्ष तारा और श्याम को इतना नजदीक आता देख जल उठता है। तारा क्यों कर रही हो सब? आखिर तुम मुझे तकलीफ देना चाह रही हो क्या तारा? अच्छा सुनो ना, तुमको यहाँ रहना नहीं पसंद तो यहाँ से दूर रहकर हम तुम एक नई दुनिया बना लेते हैं ना। छोड़ देंगे ये सब, पर ऐसे मुझसे दूर मत जाओ तारा, मत जाओ। नहीं हर्ष, तुम्हारी दुनिया तो मुझसे दूर रहकर ही अच्छी हो सकती है। बस बहुत हुआ हर्ष, अब से तुम्हारी पहचान तवायफ के पति के रूप में नहीं रहेगी। मैं जानती हूँ किसी और का बच्चा तुम पर थोपना गलत होगा, बस अभी थोड़ा दर्द होगा मेरे हर्ष, लेकिन फिर तुम आज से आजाद हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। बस हर्ष बाबू, तो क्या तुम ये सोच रहे थे कि मैं तारा अपनी तवायफ की पहचान छोड़कर तुम्हारे साथ खुश रह लूंगी? नहीं हर्ष, एक तवायफ का वजूद ही उसकी जिंदगी है। वो हवेली ही मेरी दुनिया है, दुनिया जहाँ अब मैं लौट रही हूँ। और तारा श्याम का हाथ थामकर घर से बाहर जाने ही लगती है कि हर्ष जोर से चिल्लाता है। रुक जाओ तारा, तुम मुझे तकलीफ ही देना चाहती हो ना, तो इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? असली तमाशा तो अब मैं शुरू करूंगा। एक चोट खाया आशिक हथियार से भरे गुंडे से भी खतरनाक हो सकता है। हर्ष क्या करने वाला था ये तो वह खुद भी नहीं जानता था। मॉम, आप जो लड़की की बात कर रही थी, मुझे मंजूर है वो रिश्ता। आप आज ही उनको बुला लीजिए और 2 दिन में मैं शादी कर लूंगा। तारा को हर्ष की बातें दर्द तो दे रही थी, मगर वह भी पत्थर बनने का खूब नाटक कर रही थी। ये हुई ना बात, अब हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। मगर सारी रस्मों में तारा तुम भी शामिल होगी और देखोगी अपनी आंखों से मुझे किसी और का बनते हुए। चलो इस कहानी को वैसे ही खत्म किया जाए। जानकी और विक्रम तारा और हर्ष को भिड़ता देख बड़े खुश होते हैं और लड़की उसके घर वाले को बुलाने की तैयारी करते हैं। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हर्ष की खास दोस्त आहाना ही थी। आहाना एक स्मार्ट और रिच लड़की थी, तो विक्रम ने उसे ही हर्ष के लिए चुना था। आहाना अपने परिवार के साथ आती है। हर्ष, अचानक से कैसे? तुम तो तारा के साथ थे ना? तारा तो टूट भी जाता है ना आना, और टूटे हुए तारे मुझे पसंद नहीं, मुझे तो तुम जैसा चांद पसंद है। हर्ष आहाना के गालों को किस करता है और तारा मुंह फेर लेती है। देखते ही देखते हर्ष के घर में शादी का माहौल बन जाता है। सब इधर उधर भाग रहे थे। हर्ष और आहाना की सगाई तारा की आंखों के सामने होती है। कितनी तकलीफ में होगी तारा जो ये सब देख रही थी, कितना तकलीफ में होगा हर्ष जो ये सब कर रहा था, मगर कितने मजे में थे जानकी और विक्रम जो ये सब करा रहे थे। लेकिन क्या तारा और हर्ष की कहानी की यही एंडिंग है? तारा की नजरों के सामने पल पल हर्ष दूर होकर आहाना के करीब होता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर हर्ष को जलाने के लिए तारा शाम के नजदीक जा रही थी। तकलीफ तो दोनों को ही हो रही थी, मगर इस इश्क की कहानी में तारा और हर्ष दोनों ने ही जलकर मरने का फैसला कर लिया था। अब बारी आ गई थी उस दिन की जब हर्ष हमेशा हमेशा के लिए तारा को छोड़कर आहाना का होने जा रहा था। हर्ष अपने कमरे में तैयार हो रहा था, तभी वहाँ तारा आती है और पीछे खड़ी होकर हर्ष को दूल्हा बनते हुए देखती है। अच्छी लग रही हो हर्ष। अच्छा क्यों नहीं लगूंगा? आखिर अब मैं शादी करने जा रहा हूँ, वो भी ऐसी लड़की से जो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, मेरे सुख दुख में हमेशा साथ रहेगी। हाँ सही कहा तुमने, ऐसी शादी तुम डिजर्व करते ही थे। मेरे साथ तो तुम इतने अभागा थे कि तुम्हें तो देखो दूल्हा बनने तक का मौका नहीं मिला था, मगर आज देखो कितने जच रहे हो तुम। भगवान तुम्हारे चेहरे की इस नूर को बनाए रखे। लाओ काला टीका लगा देती हूँ। और तारा अपनी आंख से काजल निकालकर जैसे ही हर्ष को लगाने लगती है, तभी हर्ष उसका हाथ रोक लेता है। अपने प्यार की कालिख लगा रही हो तारा? खालिक कलंक नहीं, इश्क है काजल पिया। तुमको क्या लगता है हर्ष, हमारा मिलन अधूरा रहा तो हमारी कहानी दुनिया के लिए कलंक बन गई? मेरी दुनिया तो तुम ही थे। तुम क्या सोचते हो बस मेरे लिए यही जरूरी है? क्या सोचते हो, मैं तुम्हारे लिए कलंक थी या काजल? और तारा मुस्कुराकर पलटकर जाने लगती है। तभी हर्ष उसका हाथ पकड़ लेता है। अपने हाथों से ये सहरा मुझे पहना कर जाओ ना तारा। अब जब इतना कर ही रही हो तो आज मेरी शादी में नाचोगी ना तारा? मैं तुम्हें आखिरी बार नाचते गाते देखना चाहता हूँ। तारा हर्ष को सहरा पहनाती है। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अरे आज तो मेरी यार की शादी है, आज झूमेंगे भी और गाएंगे भी यारो। और फिर बस इस कैद से आजाद होकर मैं कल लौट जाऊंगी अपनी असली पहचान में फिर से। मेरा घर, मेरी पहचान, माला की हवेली, मेरा तवायफ खाना। हाँ सही कहा तुमने। शायद तवायफ होना तुम्हारे लिए वैसे ही है जैसे मछली के लिए जल। मैं चाहकर भी तुम्हें उससे दूर ले जाकर खुश नहीं रख पाऊंगा। कोई नहीं, अब हम तुम दोनों ही खुश रहेंगे, हमेशा खुश। अलविदा हर्ष।
अलविदा तारा। और तारा कमरे से बाहर जाते हुए गुनगुनाने लग जाती है, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी में तेरी तू मेरा पागल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। और फिर वो घड़ी आती है जब हर्ष दूल्हा बनकर स्टेज पर बैठा हुआ था और उसके बगल में आहना दुल्हन बनकर बैठी थी। हर्ष, अभी भी सोच लो। आर यू श्योर ना? मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी हर्ष की नजर श्याम के ऊपर पड़ती है और वह अपना फैसला फिर से पक्का कर लेता है। तुम मुझे तकलीफ में देखना चाह रही हो ना तारा? तो लो, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ अब तुम्हें होगी। शायद प्यार करने का यही अंजाम होता है, जल जाते हैं अक्सर क्षमा के करीब जाने वाले पतंगे। हाँ ना, मैं एकदम श्योर हूँ, मुझे करना है, मुझे करना है तुम्हारे लिए, अपने परिवार के लिए और शायद मेरे लिए भी। आहना हर्ष का हाथ थाम लेती है। तभी हर्ष देखता है कि तारा भीड़ में से अचानक एकदम गायब हो गई। हर्ष की नजरें भीड़ में बार बार उसे ढूंढ रही थी, मगर तारा उसे कहीं नजर नहीं आई थी। मगर उसका दोस्त श्याम तो वही खड़ा था। स्टेज के बाद आहना और श्याम मंडप में जा बैठते हैं, मगर हर्ष का बेचैन मन बार बार तारा को ही ढूंढ रहा था। तारा, तुमने तो बोला था कि तुम शामिल होगी मेरी खुशियों में, तो फिर आखिर कहाँ हो तुम? सड़क पर नंगे पांव चल रही तारा की हवा में उड़ते बिखरे बाल और उसकी सूखी आंखें बता रही थी कि वह हर्ष और अपने रिश्ते को कितना पीछे छोड़कर आ चुकी है। तभी कल की तरह ही फिर से उसके कदम उसी ऊंची बिल्डिंग के बाहर जाकर रुक जाते हैं जिस पर लिखा था कमला नर्सिंग होम। बिल्डिंग का नाम पढ़ते ही अचानक से तारा फूट फूट कर रोने लगती है और उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। और आहना और हर्ष दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं और फेरे लेने लगते हैं। जानकी और विक्रम ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। आखिरकार उनकी जिंदगी में तारा तवायफ की परछाई हटने जा रही थी। देखा विक्रम, बिना कुछ किए ही इतना बड़ा कांटा हमारे रास्ते से हट गया। अब देखो जरा हमारे बच्चे को कितना प्यारा लग रहा है आना के साथ। हाँ जानकी, और इन मेहमानों को देखो, सारे के सारे एक से एक रईस बिजनेसमैन लोग हैं। इनका स्टैंडर्ड, इनका स्टेटस आहना मैच करती है। और वो तारा नहीं, आज लग रहा है विक्रम का परिवार है, विक्रम के बेटे की शादी है। ये है हमारी जीत। और जंग और जीत हमेशा बराबरी वालों की होती है, न कि दो कौड़ी की तवायफ और हम नामी लोगों की जंग हो सकती थी। अब छोड़ो तुम भी उस पनौती को लेकर क्या नाम खराब करना। बार बार पनौती का नाम लिया तो क्या पता वो बेशरम फिर से कहीं ना टपक जाए। बस 2 ही फेरे तो और बचे हैं, फिर उस काला जादू करने वाली डायन से आजादी मिल जाएगी हम सबको। खैर जानकी जिसे पनौती समझकर दूर करना चाह रही थी, वो कहानी अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं थी। हर्ष और आहना का आखिरी फेरा होने ही वाला था कि तभी दरवाजे की ओर नंगे पांव से एक लड़की दौड़ती हुई बढ़ रही थी और दौड़ते हुए वह उस घर के दरवाजे पर आ धमकती है। रुक जाओ हर्ष। और उसकी तेज आवाज सुनकर 7वें फेरे के लिए उठने वाला हर्ष का कदम वहीं रुक जाता है। वह चौंकता हुआ दरवाजे की ओर देखता है तो वहाँ बिखरे बालों के बीच कजरी का चेहरा निकलता है। कजरी, तुम यहाँ, और वो भी इस हालत में? कजरी हाफते हुए मंडप की ओर बढ़ रही थी कि तभी विक्रम कजरी का हाथ पकड़कर उसे रोकने लगता है। तुम गरीब बस्ती की औरतें सुधरोगी नहीं ना? हमारे घर को भी अपनी बदनाम गली समझ बैठी हो क्या तुम सब, जो जब जी चाहा मुंह उठा कर आ गई? निकल लड़की यहाँ से, ये मेरे बेटे की शादी है, तेरा कोठा नहीं जो मुजरा करने के लिए आ गई। सीट में चली जाऊंगी, बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। एक बार मुझे हर्ष बाबू से बात करने दो, मुझे उनको बहुत जरूरी बात बतानी है। हर्ष बाबू बस मेरी एक बात तो सुन लो बाबू प्लीज, मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। कजरी की बेबसी देख सब लोग हैरान थे, मगर जानकी और विक्रम को दया नहीं आई। विक्रम कजरी के बाल पकड़कर उसे जमीन पर घसीटते हुए बाहर फेंकने को हो ही रहा था कि तभी हर्ष जोर से चिल्लाता है। बस भी करिए डैड, कोई इंसानियत है भी या नहीं आप में? ऐसे जानवर जैसा सलूक क्यों कर रहे हैं आप कजरी के साथ? पहली बात, कजरी कोई अनजान नहीं है, वो मेरी तारा की सबसे प्रिय सखी है। और दूसरी बात, कजरी तो क्या, कोई और भी लड़की या औरत होती तो भी आपको उसके साथ ऐसा बर्ताव करने का कोई हक नहीं है। छी, राक्षस हैं आप। काश दादा दादी ने आप में अच्छे संस्कार डाले होते, या जब आप ऐसे बन रहे थे तो आपको डांट कर समझा दिया होता तो आप ऐसे नहीं बनते। तरस आता है मुझे आप दोनों पर। थैंक्स टू गॉड मुझ में आपकी परवरिश नहीं है। मेरे करता धरता गोविंद बाबा और रेखा माँ के संस्कार है। बदतमीज, इतनी जुबान चलाना सीख गया तू। हमने दूर किया ताकि तेरा भविष्य सुधर सके, आज भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। माँ बाप गलत नहीं होते बेटा। हाँ, माँ बाप कभी गलत नहीं होते, मगर गलतियाँ वो भी कर सकते हैं। आप दोनों को खुदा क्यों बनना है? इंसान ही बने रहो ना यार। क्या हो गया अगर गलतियाँ कर भी दी तो आपने, लेकिन अगर उसे सुधार लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे आप। परफेक्ट कोई नहीं होता मॉम डैड, माँ बाप भी परफेक्ट नहीं होते, इसलिए वो बस कोशिश करते हैं पूरी उम्र बेहतर बनने की, जो कि आप दोनों ने कभी की ही नहीं।
हर्ष के मुंह से कड़वी सच्चाई सुनकर जानकी और विक्रम पूरी भीड़ के सामने नजरें झुका लेते हैं। हर्ष, वो तारा खुद को खत्म करने जा रही है। ये सुनते ही हर्ष के कदम अपने आप ही मंडप से बाहर आ जाते हैं और तभी हर्ष को आहना का ख्याल आता है और वो रुक जाता है। नहीं हर्ष, नहीं, रुकना नहीं है। तुम आज रुक गई तो तुम पूरी जिंदगी खुद के साथ साथ मेरे साथ भी धोखा ही करोगे। नहीं हर्ष, तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त थे और रहोगे, मगर प्यार तुम्हारा सिर्फ तारा ही है और आगे भी वही रहेगी। तो फिर इस रिश्ते का क्या काम? जाओ हर्ष, बचा लो अपनी तारा को। और आहना चुनरी की डोर खोलकर हर्ष को हमेशा के लिए आजाद कर देती है। हर्ष कजरी के पास जाकर सारा माजरा जानता है। ये सब तारा का ही प्लान था हर्ष, वो तुमको खुद से दूर करना चाहती थी और ये सब तुम्हारे माँ बाप ने उसे ही हर पल महसूस भी कराया था। वो कहने लगी थी कि उसका जीवन, उसकी ये पहचान तुम्हारे लिए दलदल है जिसमें तुम धंसे जा रही हो और अपनी पहचान और खुशियाँ खो रही हो। इसलिए श्याम के साथ मिलकर वो ये सब नाटक कर रही थी। श्याम उसका नहीं, मेरा दोस्त है। कजरी की बातें जानकर हर्ष की आंखें खुल जाती हैं। लेकिन हर्ष, अभी समय बहुत कम है, हमारी तारा खतरे में है। क्या हुआ मेरी तारा को? अभी कुछ देर पहले हमारी हवेली में एक फोन आया था। हेलो, ये नंबर तारा जी का है? जी हाँ, पर वो अभी यहाँ नहीं है। आप बताइए क्या बात है? जी, वो तारा जी कल यहाँ आई थी और उन्होंने डॉक्टर से अबॉर्शन की बात की थी, मगर डॉक्टर ने आज उनकी रिपोर्ट्स देखकर बताया है कि उस ऑपरेशन में उनको जान का खतरा होगा। अगर वो बच्चा निकलवाती हैं तो उनकी जान को खतरा बढ़ जाएगा। तो एक बार उनको बता देना कि यहाँ कर बात कर लें। कल जब तारा नर्सिंग होम के बाहर खड़ी थी तब वह एक अजीब कश्मकश से जूझ रही थी। वह अपने गर्भ पर हाथ रखती है। अगर इस इमारत के अंदर गई तो तू बाहर आ जाएगा और अगर नहीं गई तो तू मेरे अंदर ही पलेगा। मगर मैं तुझे कैसे पाल सकती हूँ, उस घोष के अंश को कैसे? मुझे हर पल तुझसे घिन आएगी मेरे बच्चे। तू चला जा, तेरा मेरा साथ बस इतना ही था। और तारा नर्सिंग होम के अंदर जाती है। तारा अपने बच्चे को गिराने का मन बनाकर कमला नर्सिंग होम के अंदर चली जाती है। उधर कजरी की बात सुनते ही हर्ष और कजरी तारा की ओर दौड़ पड़ते हैं, मगर क्या वक्त रहते हर्ष तारा को खुद को खत्म करने से रोक। तारा मौत के कुएं में जा रही थी, वहीं हर्ष और कजरी अपने प्यार और दोस्ती की रस्सी लेकर उसके पीछे दौड़ रहे थे। मगर देखना है कि क्या फर्क रहते हर्ष तारा को बचा पाएगा या तारा डूब जाएगी घने अंधेरे में कहीं ना कहीं, हमेशा हमेशा के लिए। तारा नर्सिंग होम में एंटर करती है। तुम आ गई तारा? तो क्या सोचा तुमने? अपनी जान के खतरा होने पर भी तुम इस बच्चे को खत्म करना चाहती हो? हाँ डॉक्टर, अपने काले कल का पाप अपने अंदर पालने से अच्छा है मैं खुद मरना मंजूर करूंगी। ठीक है तारा, जैसी तुम्हारी मर्जी। बच्चे को दुनिया में लाना ना लाना केवल माँ के हाथ में है, हम तो केवल बस एक जरिया हैं। नर्स, तारा को अंदर ले जाकर इंजेक्शन दे दो, मैं अभी आई। और तारा वार्ड में चली जाती है। उधर हर्ष और कजरी हांफते हुए नर्सिंग होम के बाहर पहुँचते हैं। कजरी जल्दी चलो, अगर आज मेरी तारा को कुछ भी हुआ तो तुम सबको कभी माफ नहीं करूंगा। इतना गंदा नाटक करने में आखिर तुमने उसका साथ कैसे दे दिया? और दोनों अस्पताल के अंदर पहुंचते हैं। अध ब्याया हुआ एक दूल्हा इधर उधर अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। ये देख अस्पताल में सब लोग चौंक गए थे। हर्ष रिसेप्शन पर जाकर कहता है, यहाँ एक तारा नाम की पेशेंट आई है, जल्दी बताइए वो कहाँ है? सॉरी सर, बिना ऐसे पेशेंट या उसके परिवार की रजामंदी के हम उससे जुड़ी कोई भी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। ये सुनते ही हर्ष भड़क जाता है। ओ नर्स, वहाँ मेरी बीवी अपनी जान लेने पर तुल रही है और तुम मुझे यहाँ प्रोटोकॉल सिखा रही हो। हर्ष तुम हटो, ऐसी पढ़ी लिखी मेम को तो मैंने बदनाम गली में खूब सुधारना सीख लिया है। ए मेम, अगर मेरी दोस्त के शरीर में एक कट का निशान भी लगा मिला ना तो तू और तेरा प्रोटोकॉल दोनों को ये कजरी चीर के रख देगी। हाँ समझी क्या? नर्स तो कजरी का टपोरी अंदाज देखकर ही डर गई थी। हर्ष ने भी पहली बार कोई गुंडी लड़की देखी थी। ओके ओके, वो ऊपर वाले वार्ड में है, जल्दी जाइए, उनका ऑपरेशन शायद शुरू हो चुका होगा। वाह कजरी, क्या बोली हो तुम, इतना दबंग हो तुम। बस बस, अभी तारीफ का समय नहीं है, हमें अपनी तारा को बचाना होगा हर्ष। और दोनों भागकर वार्ड में जाते हैं और वहाँ खड़े सब लोगों को धक्का मारते हुए देखते हैं कि ऑपरेशन रूम का दरवाजा बंद होने जा रहा है। तारा नहीं, रुको, मत जाओ मुझसे दूर। उधर इंजेक्शन के बाद तारा आधी बेहोश हालत में बेड पर लेटी हुई हर्ष की आवाज सुनती है। पास में खड़ी डॉक्टर के हाथ में औजार वगैरह थे। रुक जाओ डॉक्टर, वो मुझे पुकार रहा है। और दरवाजा बंद होने से पहले ही हर्ष रूम में छलांग मार देता है। रुक जाओ डॉक्टर, मेरी पत्नी और बच्चे को मत छुओ, रोक दो ये ऑपरेशन। और डॉक्टर वहीं रुक जाती है। हर्ष तारा के पास जाकर उसका हाथ थामकर माथा चूमता है। तुम पागल हो गई थी क्या तारा? खुद को मारने के लिए ये सब नाटक कर रही थी? अरे इससे अच्छा तो तुम मुझसे कह देती, मैं हम दोनों को ही जहर घोलकर पिला देता। हर्ष, पर तुम यहाँ तक कैसे आए? मैं लेकर आई इसको यहाँ पर। तूने तो इस बार अति ही कर दी तारा, ये क्या करने चली थी तुम? तो मैं और क्या करती कजरी। और हर्ष, मेरे पास इस बच्चे को खत्म करने के अलावा और कोई चारा नहीं था।
ना ही मैं इसके साथ जिंदा रह सकती थी। अगर इसको मरने की सजा भी भगवान मेरी जान से चुका रहे हैं तो यही मंजूर है। मत रोको मुझे, नहीं रोको, मर जाने दो मुझे। तारा की पागलपन भरी जिद को देखकर हर्ष तारा की जोरदार तमाचा मारता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जो नन्ही जान इस दुनिया में आई ही नहीं है, उसके लिए इतना जहर क्यों है तुम्हारे अंदर इस बच्चे के लिए? क्योंकि मैं मेरी काली पहचान के साथ साथ किसी और का पाप भी तुम्हारे सिर पर नहीं रखना चाहती हूँ। कब तक मेरी जिंदगी का बोझ ढोते चलोगे तुम हर्ष? जब तक आखिरी सांस है तब तक। तारा, तुम और तुम्हारी ये जिंदगी, मैंने दोनों को चाहा है। तुम्हें क्या लगता है कि जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा था तब मुझे क्या नहीं पता था कि आगे मंजिल में क्या क्या मुश्किल आने वाली है? मगर तुम अगर साथ चलोगी तो सब आसान होगा। तुम नहीं हो तो हर फूल भी खाक होगा। इतना प्यार क्यों करते हो हर्ष तुम मुझसे? और अगर ऐसा है तो उस दिन मेरी प्रेगनेंसी की बात सुनकर तुम बिना कुछ बोले क्यों चले गए थे? क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाया था कि रिएक्ट कैसे करूं। मैंने जब तुम्हारी माँ बनने की बात सुनी तो मैं इतना खुश हो गया था, लेकिन अगले ही पल मैंने जब ये सोचा कि क्या मैं उसका बाप बनने के काबिल होऊंगा या नहीं, तो मैं डर गया था। तारा, आज तक जो लड़का खुद अपने काम दूसरों से करवाता रहा है, वो बाप बनने की जिम्मेदारी उठा भी पाएगा या नहीं? इसीलिए मैंने डर कर खुद को कमरे में बंद कर लिया था और बार बार खुद से पूछा कि क्या मैं एक अच्छा बाप बन सकूंगा या नहीं। और मुझे लगा तुम इस बच्चे को अपनाना नहीं चाहते हो। तुम्हारे मॉम डैड ने भी मुझे समझाया था और फिर मैंने तुम्हारी जिंदगी से दूर जाने का फैसला कर लिया। नहीं तारा, नहीं। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं जो अभी दुनिया में आया ही नहीं। उसे मारकर हम भगवान को खत्म कर रहे हैं। ये चाहे घोष का हो या मेरा, क्या फर्क पड़ता है? इसका जन्म मेरी तारा के अंदर से होगा। मेरे लिए बस यही सबसे जरूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि एक सुंदर सी तारा ही जन्म ले। नहीं हर्ष, मैं चाहती हूँ कि तारा नहीं, तुम जैसा चांद पैदा हो ताकि वो मजबूत बने, इस समाज में दुत्कारा ना जाए। लड़का होना एक वरदान ही होता है, लड़की तो अभागी की अभागी ही रह जाती है। तुम अभागी नहीं, भाग्य लक्ष्मी हो। 2 ही महीने में एक भटकते प्रेत को अपना पति और पति को बाप बनाने वाली भाग्य लक्ष्मी हो। तुमसे तो मुझे मेरे जीवन का मतलब मिला है मेरी जान। दोबारा ऐसा सोचना भी मत। ये मेरा परिवार है, इसे हम मिलकर बनाएंगे। तभी वहाँ जानकी और विक्रम भी आ जाती हैं, जो गुस्से से तिलमिलाते हुए लाल पीले हो रहे थे। बेहया लड़की, तू अभी भी गई नहीं मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर। विक्रम, अब ये कुछ ज्यादा ही हीरोइन बन रही है। खुद का खानदान तो है नहीं, हमारे घर को उजाड़ने पर तुल रही है। इसे तो अब मैं सबक सिखाती हूँ। और जानकी जैसे ही तारा के नजदीक जाने लगती है तभी कजरी जानकी का हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। बस सेठानी, तेरे हाथ में इतनी जान भी नहीं होगी जितनी जान मैं तेरी निकाल सकती हूँ। ज्यादा चू चपट की तो कोमल कलाइयां यही तोड़ दूंगी। बस करो आप दोनों। अरे चाहते क्या हो आप दोनों? मैं लाख बार कह चुका हूँ कि मैं अपनी मर्जी से मेरी तारा के साथ रहना चाहता हूँ। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और कौन सी भाषा में बोलूँ आपको? मगर बेटा, हम खानदानी लोग हैं। बस माँ जी, खानदान का नाम लेकर आप कब से मुझे ताना मारी जा रही हैं? किस खानदान की बात कर रही हैं आप? अपने ही बेटी को किसी और को पालने के लिए दे दिया आप दोनों ने। भूल गए आप? तो मैं मेरे बाबा में और आप में क्या फर्क रह गया बताओ? बस मेरे बाबा ने मुझे पैसों के लिए बेच दिया था और आपने पैसे कमाने के लिए अपनी औलाद को दूर कर दिया। जानकी और विक्रम के पास तारा की बात का कोई जवाब नहीं था। आखिरकार तारा ने अपने हक की लड़ाई जीत ही ली थी। हर्ष तारा को अपने घर ले जाता है। वह बहुत खुश था। वह अपने माँ बाप को अब तारा को कभी तंग नहीं करने देगा। लग तो ऐसा ही रहा था, मगर हर कहानी की हैप्पी एंडिंग आने से पहले एक बड़ा तूफान आना बाकी ही रहता है। तो क्या ये बड़ा तूफान नहीं था? जैसे तवायफ की जिंदगी थी, देखा जाए तो ये केवल छोटे झटके ही थे। असल परीक्षा तो अब आने वाली थी। हर्ष ने तारा के लिए अपने बेडरूम को बहुत सुंदर सजाया था। चारों तरफ बच्चों के खिलौने ही खिलौने थे। वह तारा को बिस्तर पर लिटा देता है। बस करो हर्ष, मुझे इतने आराम की आदत नहीं है बाबा। तो आदत डाल लो, बहुत हो गया काम का। अब मेरी तारा करेगी सिर्फ आराम। और हर्ष ताली बजाता है। ताली बजाते ही कमरे में 4 नौकर आकर खड़े हो जाते हैं। तारा, ये लोग सिर्फ तुम्हारे काम के लिए रखे गए हैं। अब खबरदार, जो जरा सा भी मेरे बच्चे को तकलीफ दी तो बेटा तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। फिर तुम और मैं मिलकर तुम्हारी मम्मी की क्लास लगाते हैं। और फिर हर्ष बिस्तर पर ठीक सामने तारा की तरफ एक बड़ी सी तस्वीर लाकर रख देता है। हर्ष, ये क्या है? कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ की नजरों के सामने जिसकी तस्वीर हमेशा रहती है, बच्चा भी उसी पर जाता है। पागल हो तुम, एकदम पागल। हाँ, वो तो मैं हूँ। कहा था ना, नौकरानी नहीं महारानी हो तुम इस घर की। चलो चलो अब सो जाओ। हर्ष तारा को सुलाकर बाहर आता है तो जानकी और विक्रम उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मेरे बच्चे, हमें माफ कर दे। हमने कभी नहीं सोचा कि हमने तुझसे तेरा बचपन ही छीन लिया था। मैं सोची देवकी की तरह अपने कान्हा को यशोदा को सौंपकर सब ठीक करूंगी,
मगर रेखा तो यशोदा माँ बन गई, लेकिन मैं देव की जैसी माँ नहीं बन सकी। मुझे तो माँ कहलाने का हक भी नहीं है। बेटा, जो बीत गया उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो होने वाला है उसे तो साथ में परिवार की तरह जी सकते हैं ना। और हर्ष मुस्कुराकर दोनों को माफ कर देता है। बेटा, घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी और बहू भी आ गई है, तो एक बड़ा हवन करा लेते हैं। और अगले दिन घर में हवन की तैयारियां होती हैं। इस बार जानकी तारा को तवायफ के कपड़े नहीं बल्कि खुद की सुंदर साड़ी पहनाने को देती है। जा बेटी, ये साड़ी पहन ले, फिर तू सच में खानदानी लगेगी। तारा कुछ नहीं बोलती। कहते हैं ना, रस्सी जल गई मगर बल ना गया। जानकी, विक्रम और तारा हर्ष हवन में बैठते हैं। बच्चे की माँ का नाम तारा, बच्चे के पिता का नाम। तभी हर्ष बोलता है कि जानकी तपाक से बीच में बोल पड़ती है, घोष बाबू पंडित जी। तुम्हारा तो दिमाग ही सड़ चुका है मॉम। पंडित जी, मैं हूँ बच्चे का बाप, हर्ष। तारा की आंखें नम हो गई थी। हर्ष उसका हाथ थाम उसे हिम्मत देता है। आपके माता पिता का नाम जानकी और विक्रम, कन्या के माता पिता का नाम। ये सुन तारा चुप हो जाती है। अरे पंडित जी, रहने देते हैं ना, वो हमारी बहू बेचारी का कोई खानदान नहीं है। अब तवायफों के कब से खानदान होने लगे भला? आप ये वाला सवाल छोड़ो। क्या बोली तुम? तवायफ? ये एक शुद्धि पूजा है, उसमें तवायफ शामिल हो गई। अनर्थ प्रभु अनर्थ। एक बार फिर जानकी ने तारा को नीचा दिखा दिया था। तभी दरवाजे से जोर से आवाज आती है, तारा की माँ का नाम माला है पंडित जी। माला की आवाज सुन तारा और हर्ष खुशी से झूम उठते हैं। क्या सच में जानकी और विक्रम का हृदय परिवर्तन हुआ है, या अभी भी ये इनकी कोई चाल है? जब किसी के नाम के आगे अनाथ का टैग लग जाता है तो कहते हैं कि ऊपर वाला खुद उसे अपनी संतान मान लेता है और अच्छे बुरे हर दौर में उस पर अपना साया बनाए रखता है। तारा भी शायद भगवान की ही संतान थी, इसलिए भगवान ने अपनी जगह माला को भेजा। पंडित जी, मैं हूँ तारा की माँ और बाप दोनों ही। माला जाकर तारा के बगल में बैठ जाती है। ताई, ये तुम यहाँ कैसे? तारा, तुझे इतना अच्छा साथी मिला है ना कि मैं बता नहीं सकती। तुझ पर सवाल उठने से पहले ही जो तेरी ढाल बन रहा है। हर्ष का ही मुझे फोन आया था और उसने बताया कि तुझे मेरी जरूरत है, और देख, मैं आ गई। माँ नहीं तो क्या, माँ जैसी तो हूँ ही ना। तारा प्यार भरी निगाहों से हर्ष की ओर देखती है। एक तवायफ की माँ भी तो तवायफ ही हुई। नहीं, मैं ये पूजा नहीं कर सकता। जानकी तमाशा होता देख बड़ी खुश हो रही थी। तभी वह आंखों में आंसू भरकर नाटक करती है। देखा विक्रम, देखा हर्ष, मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि इस तारा को अपनाने की, और ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश करना बंद कर रही हूँ, मगर जो हमारे घर की शांति पूजा में ही विघ्न डाल रही है, ऐसी लड़की हमारे घर की क्या दशा कर सकती है, ये सोचकर ही मेरी रूह कांप रही है। तुम सही कह रही हो मॉम, मैं भी इन सबसे तंग आ गया हूँ। और हर्ष गुस्से से तारा को हाथ पकड़कर उठाता है और जोर से आगे की ओर फेंकता है। माला एकदम से यह देख चौंक गई थी। तारा, मुझे माफ करना, मगर मेरी इस माँ को संतुष्टि शायद तभी मिलेगी जब मैं आज का मर्द बनकर तुम्हें ठोकरों में रखूंगा। तो ठीक है, तुम मेरी ठोकरों में रहो अब से। और हर्ष तारा को मारने के लिए अपनी लात उठाता है, मगर जानकी उसे तब भी नहीं रोकती। कैसी जल्लाद हो तुम, कैसी जल्लाद हो मॉम। और डैड, आप किस मिट्टी के बने हैं जो सही गलत सब बोल चुके हैं? आखिर आप इंसान है भी या नहीं? मैं अपनी बीवी को मार रहा हूँ और आप मजे से देख रहे हैं। आखिर ऐसी क्या नफरत है आपको तारा से? मुझे माफ करना तारा। हर्ष तारा को उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। पंडित जी, जिस तवायफ होने का आप राग अलाप रहे हैं, क्या जरा आप अपनी माता जी का परिचय देंगे मुझे? हर्ष नहीं, जाने दो। क्यों जाने दो तारा? मेरी पत्नी पर उंगली उठाने वाले हर इंसान को एक बार अपना भी इतिहास देखना होगा। इस पंडित की माँ पड़ोसी के साथ भाग गई थी और बाप पड़ोसन के साथ। क्यों पंडित जी, बात सही है या नहीं? पंडित हर्ष की बात सुनकर नजर चुराने लगता है। और डैड, आपको तो आपकी ही सेक्रेटरी के साथ देखा था ना मैंने, तब आपने मुझे मुंह बंद रखने को बोला था, और जब मैंने मना कर दिया था तो गोविंद बाबा के पास मुझे भेज दिया था आपने। जानकी ये सुनकर हिल उठी थी। विक्रम, ये हर्ष क्या बोल रहा है? तुम और जूली एक साथ? छी, इतने सालों से मैं एक चीटर के साथ रह रही थी। मॉम, क्या आपके इतिहास में कोई काला पन्ना नहीं है? याद नहीं है तो मैं याद दिलाऊं आपको? जब डैड काम से बाहर जाते थे तो आप। हर्ष कुछ और बोलता कि तभी जानकी बीच में बोल पड़ती है। ये सब तेरी ही वजह से हो रहा है तारा। आज हमारा बेटा हमारे खिलाफ हो गया। कैसे कदम है तेरे इस घर में, और अपनी ही माँ के लिए कैसी बातें कर रहा है। अरे ऐसी औलाद से अच्छा तो ये मर ही जाए। माँ जी बस, आपने मुझे जो कहा सो कहा, मगर मेरी सुहाग के लिए आप कुछ नहीं बोलेंगी, कुछ भी नहीं। वैसे भी ये आपकी औलाद बस नाम की ही है। हर्ष में पाक संस्कार और गुण तो रेखा माँ और गोविंद बाबा के हैं। औलाद होकर भी बे औलाद होने जितना सौभाग्य तो कम से कम मुझे नहीं लेना।
तारा चलो यहाँ से, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इस घर से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो हर्ष फिर हम कहाँ जाएंगे? वही जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी, तुम्हारी दुनिया में, तवायफ खाने में। हाँ तारा, अब बारी शरीफों की बारी है कि जिस बदनाम गली को इन्होंने खुद बदनाम किया है, उसके दलदल में एक बार डूब कर तो देखें कि आखिर रोज जलीलियत के तेजाब को घूंट पीकर कैसे रहती होंगी तवायफें। हम दोनों तुम्हारी दुनिया में रहेंगे। जानकी और विक्रम के पांव तले जमीन सरक चुकी थी। हाय हाय करते हुए कमाते कमाते दोनों के बाल पक गए थे और कमाया जिस नाम के लिए था, हर्ष तो वही नाम बाजार में नीलाम करने चला था और जानकी उसकी दुहाई देकर रोकने की कोशिश करती है, मगर हर्ष ने मन बना लिया था। पति को कुछ बोलो तो पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती, पत्नी को कुछ कहो तो पति। वाह, ऐसी अनोखी जोड़ी तो हर तवायफ के नसीब में आए। माला जानकी के पास जाकर हाथ जोड़ती है। सेठानी, मेरी बेटी की बहुत सेवा की है तूने। अगर तेरी भी कोई बेटी होती तो तुझे भी पता चलता कि एक बेटी का दर्द क्या होता है। पराई जाई हुई बेटियां तो तुमको मोम की गोलियां लगती है, जितना चाहे उतना जला लो गला लो, पर अगर खुद की बेटी पर खरोच भी आती ना तो तुझे भी पता चलता सेठानी की बेटियों का दर्द कैसा होता है। पर सेठानी, वो है ना ऊपर बैठा कृष्ण मुरारी, वो भी उसकी कोख में लक्ष्मी दुर्गा देता है, जो खुद भाग्य लक्ष्मी होती है और अच्छी औरत होती है। पर तू इसलिए तुझे कोई बेटी नहीं है। अब बस कर सेठानी, मैं अपनी तारा को ले जा रही हूँ यहाँ से। ये सोने का महल तुझे ही मुबारक। जानकी को माला की बात से जोर का करंट लगता है और वो तिलमिला उठती है। जानकी का हाथ माला पर उठने वाला ही था कि तभी माला उसे मोड़ देती है। ना सेठानी, ये गलती ना करना, तो वायफ हूँ, लाज शर्म तो मुझे जरा भी नहीं है। ये हाथ यही तोड़ सकती हूँ। बेटी के ससुराल में खड़ी हूँ इसलिए बस हाथ मड़ोड़ कर छोड़ रही हूँ। इन्हीं हाथों से तूने सताया था ना मेरी तारा को। जी तो कर रहा है तोड़ दूं, पर तू भी औरत है, किसी की बेटी है। तू चल, तुझे बख्श दिया। और माला हर्ष और तारा को वहाँ से ले जाने लगती है कि तभी हर्ष रुकता है। इस घर की एक कील भी अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, मगर मेरी एक अमानत यहाँ है। तुम यहीं रुको तारा, मैं भी आया। हर्ष अंदर जाकर बाहर आता है तो उसके हाथ में तारा की तस्वीर थी। मेरी दुनिया तुम ही हो तारा, उसे यहाँ इन जालिमों के यहाँ कैसे छोड़ दूं? अब तुम पर इनकी बुरी नजर कभी नहीं पड़ेगी। और हर्ष दरवाजे को लात मारता हुआ तारा को लेकर वहां से बाहर आता है। जानकी और विक्रम आहिस्ता से बंद हो रहे दरवाजे से तारा और माला को घूर रहे थे। उधर माला तारा और हर्ष को माला की हवेली में प्रवेश कराने लगती है कि तभी मनोरमा उसे रोकती है और एक लाल चुनरी लाकर उसे उड़ा देती है। मेरी सखी, मेरी तारा इस हवेली की पहली सुहागन है। आ, अंदर आ, इस लाल पानी की थाली में पाँव रखते हुए आ। और तारा लाल पाँव की छाप जमीन पर छोड़ते हुए अंदर आती है। आज आखिर में अपनी पहचान को अपनाकर भी तारा को आजाद महसूस हुआ था, क्योंकि उसके पीछे हर्ष था। तारा, तुम कमरे में जाओ और मैं अभी आया। और हर्ष बाजार जाकर एटीएम से कुछ पैसे निकालने लगता है कि तभी उसे पता चलता है कि विक्रम ने उसके सारे अकाउंट सीज करा दिए हैं। इंसान अपनी नीचता तक जितना गिर सकता है उस हद को भी पार कर चुके हो तुम दोनों। पर अब मैं तारा का मेडिकल खर्च और दवाइयाँ कैसे लाऊंगा? यहाँ किसी से मांगूंगा नहीं। अब मुझे जल्दी कोई काम तलाशना होगा। हर्ष जगह जगह जाकर काम तलाशता है। अरे तू तो बदनाम गली वाला है ना? नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसे लोगों के लिए कोई काम नहीं है। अरे तुम तो अपने बाप के सगे ना हो सके, हमारे यहाँ काम करके हमको ही धोखा दे दिया तो। चल निकल यहाँ से, यहाँ तुम जैसे निकम्मों के लिए कोई काम नहीं है। शरीफों की बस्ती में हर्ष की एंट्री बैन हो चुकी थी। सिर्फ तवायफ खाने में कदम रखने पर मुझसे मेरी पहचान छीन ली गई, तो आखिर ये तवायफें रोज कैसे जीती होंगी? तभी हर्ष एक फोन लगाता है। दोस्त, मुझे तेरी मदद चाहिए। हाँ हर्ष, मैं फ्री होकर मिलता हूँ तुझसे। और हर्ष अब लौटकर बदनाम गली में आ जाता है और एक गोदाम पर जाकर काम मांगता है। वहाँ हर्ष को मजदूरी का काम मिलता है। पूरा दिन कमर तोड़कर मेहनत कर शाम में हर्ष के हाथ में 250 रुपए आ जाते हैं। हर्ष अपनी पहली मेहनत की कमाई देखकर इतना खुश होता है और तारा के लिए कुछ दवाइयाँ लेता है। वह घर से लौट ही रहा था कि तभी उसे चॉकलेट की दुकान नजर आती है। भैया, एक डेयरी मिल्क देना। लो भैया, 180 रुपए। हे भगवान, 180 रुपए की चॉकलेट! कोई इतनी महंगी चॉकलेट कैसे खा सकता है? ये सरकार ने इतनी महंगाई कब बढ़ाई? भैया, सस्ती वाली दिखाओ ना कोई। लो भैया, ये 80 रुपए की है। हर्ष अपनी जेब देखता है, उसमें केवल 20 रुपए ही थे। वह दुकानदार को 20 रुपए देता है तो दुकानदार एक छोटी सी चॉकलेट उसे दे देता है। हर्ष आज बहुत खुश था। वह तारा के कमरे में जाता है। तारा ने नॉर्मल कपड़े पहने थे। तारा, क्या तुम्हें कभी तुम्हारे तवायफ होने पर शर्म आई थी? नहीं हर्ष, कभी नहीं। और अब तुमने मेरा हाथ थामा है
तो अब से तुम बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आज से तुम वही पहनोगी जो तुमको पसंद हो। अपनी तवायफ की पोशाक ही पहनो, वो तुम पर फबती है काफी। तारा हर्ष को गले लगा लेती है। इतना प्यार क्यों करती हो तुम मुझसे हर्ष? क्योंकि तुम मेरी बच्ची की माँ बनने वाली हो। अच्छा जी, अगर बेटा हुआ तो फिर मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बन जाऊंगा ना बुद्धू। आई लव यू हर्ष। आई लव यू टू तारा। ये है हमारी दुनिया जो हम खुद बनाएंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और वह तारा को चॉकलेट देता है तो तारा बहुत खुश होकर उसे खाती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे से चिपक कर सो जाते हैं। अब से हर्ष रोज उठता, मजदूरी कर कमाता, थोड़ा खर्चता थोड़ा बचाता और तारा से खूब प्यार करता। महीनों बीतने लगे। हर्ष तारा के पांव पर तेल की मालिश करता तो कभी उसके बाल बनाता। इतना प्यार तो तारा को कभी नसीब नहीं हुआ था। दिन आराम से कट रहे थे, मगर कहीं दूर कुछ तो और ही चल रहा था। जब हर्ष काम पर था तो उसके पास एक फोन आता है। हाँ, मैं समझ गया क्या करना है। जो भी करना सोच समझ कर करना। इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। गलती होने की तो गुंजाइश ही नहीं है। आप फिक्र मत करो और अब आप दोबारा फोन मत करना। ये हमारे बीच की बात है। हर्ष घर लौटता है तो देखता है कि तारा झुककर काम कर रही थी। तभी हर्ष तारा पर चिल्लाकर उसे रोक ही रहा था। ये क्या तरीका है तारा? और तारा अचानक हर्ष की आवाज सुनकर फर्श पर फिसलकर अचानक से गिर जाती है और उसके पेट पर लगती है। आह माँ! तारा नहीं! तारा जमीन पर गिरी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसके गर्भ से उसकी औलाद की चीख बाहर आ रही हो। हर्ष तारा को जमीन पर देखकर घबरा उठता है। आह हर्ष, मेरा बच्चा, उसे बचा लो। हर्ष तारा को गोद में उठाकर इधर उधर दौड़ता है कि कोई तो मदद कर दे, लेकिन हर्ष शायद भूल गया था कि उसकी गोद में एक तवायफ है और अब वो खुद तवायफ खाने का हिस्सा बन चुका था। अरे हमारी नहीं तो कम से कम मेरी तारा में पल रही उस नन्ही जान की तो कोई मदद कर दो। मगर हर्ष के जोर विलाप पर भी कोई सामने नहीं आया। तुम हिम्मत मत हारना तारा, मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचाऊंगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद एक तवायफ हूँ और ये बाजार वाले सब मिलकर मुझे नंगा कर रहे हैं। कितनी जिल्लत की जिंदगी नसीब होती है तुम तवायफों को। तारा, एक मदद का हाथ तक सामने नहीं आ रहा। हे भगवान, कैसी दुनिया बना दी तूने। तभी हर्ष की ओर एक नहीं 2 मदद के हाथ सामने आते हैं, पर वो बाहर वालों के नहीं, तारा की अपनी सखियों कजरी और मनोरमा के थे। देख क्या रहे हो हर्ष, जल्दी चलो, तारा को बहुत दर्द हो रहा है। हर्ष, कजरी और मनोरमा पैदल ही तारा को गोद में उठाए कमला नर्सिंग होम पहुंच जाते हैं और उसे एडमिट कराते हैं। इनकी ये हालत कैसे हुई? ये तो बहुत ही गंभीर मामला नजर आ रहा है। ऐसे में बच्चे का जिंदा पैदा होना मुश्किल है। आप काउंटर पर एक फॉर्म पर साइन कर दीजिए ताकि अगर बच्चा मरा पैदा हो तो हमारी कोई जिम्मेदारी ना हो। ये सुनते ही हर्ष के सपने ही धुंधला गए थे। वो सारे बोलते खिलौने चुप हो गए थे। वो सारी रंगीन परियों वाली ड्रेसेस एकदम धुंधला गई थी। वो कानों में घुलती पापा पापा की आवाज शमशान घाट के वीराने में बदल चुकी थी। जो कदम बच्चे के लड़खड़ाने चाहिए थे वैसे ही लड़खड़ाते हुए हर्ष काउंटर की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे भगवान का स्थान नजर आता है। कजरी, तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है क्या? क्या? जरा इनके चेहरे को देखो, इनकी आंखें देखो। इनकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं क्या तुम्हें? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। हाँ, मगर इनके होठों पर मंद हंसी जरूर है। क्यों मेरे ईश्वर, हंस क्यों रहे हो तुम जीत गए इसीलिए या मैं हार कर टूट गया इसीलिए? देखो, अब तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा। तारा को जो दर्द दिया सो दिया, मगर मेरी अजन्मी औलाद को तो बख्श देते भगवान। उसने तो सांस भी नहीं लिया अभी। उसे अपने पास मत बुलाओ प्लीज। अपने पापा की गोद में खेले दो उसे। मैं उसे बहुत प्यार करूंगा, आपसे कहीं ज्यादा। तभी नर्स फॉर्म लाती है और हर्ष मजबूर होकर साइन करता है। तभी ऑपरेशन शुरू हो जाता है और कुछ देर में डॉक्टर बाहर आती है। आप में से कोई अंदर आ सकता है पेशेंट को सहारा देने को? मैं जाऊंगी, मैं उसकी बड़ी बहन जैसी हूँ। मनोरमा अंदर जाती है और देखती है कि बिस्तर पर ढेरों खून पड़ा है और डॉक्टर तारा को ठीक करने में लगी है। डॉक्टर, ये सब? मैंने उनकी पति के सामने बोला नहीं, मगर तारा की बचने की उम्मीद काफी कम है और शायद बच्चा भी ना बचे। फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट। नहीं, मुझे माफ करना भगवान, पर मैंने ये तो कभी नहीं चाहा था। मैं तो बस। क्या हुआ? जाइए, तारा के पास खड़ी हो जाओ, उसे दर्द हो रहा है। ये मैंने क्या कर दिया तारा? मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। और कुछ देर में तारा के शरीर से एक नन्ही जान बाहर आती है, जिसे साफ कर डॉक्टर पालने में सुला देती है। डॉक्टर, मेरी बच्ची, क्या मैं उसे दूध पिलाने जितनी देर जिंदा बच सकूंगी?
बस एक बखर उसे अपने सीने से लगा लो तो मुझे जाने में भी कोई दुख नहीं होगा। मुझे तो याद भी नहीं कि मेरी माँ कौन थी और उसके सीने से लगकर कैसा लगता होगा, पर मेरी इस बच्ची को पहला एहसास मैं मेरे सीने का देना चाहूंगी और खुद आखिरी एहसास में इसकी कोमल उंगलियों की छुअन को समेट कर ले जाना चाहूंगी। डॉक्टर। चुप कर तारा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुझे, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए, इनके पति और साथ वाले अंदर आ सकते हैं। हर्ष और कजरी दौड़ते हुए अंदर जाते हैं। हर्ष देखता है कि बिस्तर पर तारा का ऑपरेशन चल रहा था। आसपास खून से सनी रुइयां पड़ी थी, बहुत खून बह रहा था। नहीं, मैं खून नहीं देख सकता, मुझे यहाँ नहीं रहना। हर्ष का हाथ तारा थाम लेती है और अपने करीब लाती है। देखो, उधर पालने में तुम्हारी छोटी तारा आ गई है। खुश अब हो गई सारी मन्नतें पूरी। थैंक यू बोलो मुझे। जाते जाते हुए भी अपनी जैसी परछाई तुम्हारी गोद में रख कर जा रही हो। अब इसके बाल संवारना, इसका टिफिन बनाना, इसके कपड़े रखना, सब तुम्हारा काम होगा। रात में इसे आसमान में फैले तारों की कहानियां सुनाना और बताना कि कैसे मैं वो दूर वाला सबसे चमकीला तारा बन गई। और बाजार में जब ये तुम्हारा हाथ छिटक कर गायब हो जाए ना, तो झट से उस दुकान में जाकर ढूंढना जहां नकली तारे मिलते हो। हर्ष तारा के पास बैठकर उसका सिर सहलाते हुए आंखें बंद करके ये सारे सपने तारा के साथ देखने लगता है। हर्ष अपनी बिटिया का हाथ थामे बाजार में जा रहा था, तभी पल भर में ही वह हाथ छुड़ाकर कहीं चली गई। ये देख हर्ष बेचैन हो उठता है। गुड़िया, मेरी गुड़िया, कहाँ चली गई हो तुम? जल्दी मेरे पास आओ। मगर उसकी बेटी उसे नजर नहीं आती है। तारा ने कहा था कि जब भी वो ना दिखे तो मैं आसपास तारे ढूंढूं। तभी हर्ष की नजर एक दुकान पर पड़ती है जिसके अंदर बहुत सारे नकली चमचमाते तारे लटक रहे थे। हर्ष दुकान के अंदर जाकर देखता है तो उसकी बेटी एक बड़े से तारे को सीने से लगाकर खड़ी थी। अरे बेटा, तुम यहाँ? क्या हुआ? पापा, माँ चाहिए, मेरी माँ। और ये कहकर उसने तारे को कसकर थाम लिया और हर्ष के पांव से लिपटकर रोने लगी। हर्ष ये देखकर तारा खरीदकर अपनी बेटी को दिलाता है और दोनों घर आते हैं। उसकी बेटी के कमरे में चारों ओर सिर्फ तारे लटक और चिपक रहे थे। भगवान सब कुछ छीन लेना, पर किसी बच्चे की माँ मत छीनना। जीते हुए इंसान का अगर कुछ नरक जैसा है तो वो है बिन माँ का जीवन। तारा की बेटी को सुलाते हुए हर्ष की आंख से आंसू गिरकर बिटिया के गालों पर छलकता है और वो उसके आंसू पोंछता है। पापा, आप रो रहे हैं? हर्ष सपनों में खोया रोता है तो वो आंसू तारा पर गिरता है। रो रही हो तुम? क्यों, सुंदर थे ना ख्वाब? अब मुझे जाने दो। नहीं तारा, तुम बिन मैं ये सब कैसे करूंगा, कैसे? हर्ष, मनोरमा जब ये बड़ी हो जाए तो तुम इसको बताना कि इसकी माँ ने इसे दूध पिलाकर सीने से लगाकर इसका माथा चूमकर अलविदा कहा था, ताकि ये भी मेरी तरह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखकर आसमान के तारों को देखकर माँ तेरी बहुत याद आती है कहे, ना कि मुझे क्यों छोड़ गई शिकायत करे। ये सुनते ही हर्ष तारा से लिपटकर खूब रोता है। ये खून देख रहे हो हर्ष? तुम शायद पहली बार किसी लड़की को खून से लथपथ होता देख रहे होंगे, पर हम तवाइफों के लिए ये आम बात है। हम सब ने ना जाने कितनी ही सफेद चादरें अपने शरीर से निकलते हुए खून से लाल कर दी हैं, मगर तब भी उन शरीफों की नीयत रुकी नहीं। खून चाहे कहीं से भी आ रहा हो, उन्होंने हमें नोचना खरोचना बंद नहीं किया। और देखो, अब तो दर्द होता ही नहीं है, अब सब शांत लग रहा है। तभी डॉक्टर चिल्लाती है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, खून बहना रुक चुका है, तारा अब ठीक हो जाएगी। ये सुनते ही पूरे रूम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। तभी नर्स बच्ची को उठाकर तारा को दे ही रही थी कि उसके हाथ कांप गए। डॉक्टर, इस बच्ची के शरीर में कोई हलचल नहीं है, कोई हलचल नहीं है। तारा और हर्ष का चेहरा ये सुन सफेद पड़ गया था। इधर तो मुझे मेरी बेटी। वह झपट कर अपनी बच्ची को गोद में लेती है और सीने से लगा लेती है। अरे मेरी चंदा, उठ तो देख, तेरी माँ ने थामा है तुझे। उठना मेरी चंदा, देख रात होने को है, माँ तुझे घर ले जाएगी, खूब लोरियां कहानियां सुनाएगी। हर्ष देखो तो, इसके होठ एकदम तुम जैसे हैं, देखो
पर ये होठ हिला क्यों नहीं रही है? ये इसकी उंगलियां मुझे पकड़ क्यों नहीं रही है? मेरी चंदा, माँ हूं मैं तेरी, पहचान मुझे। मेरा सीना तड़प रहा है तुझे दूध पिलाने को। हर्ष, से ठीक करो ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। अब आगे किस्मत ने एक बार फिर से अपना चमत्कार दिखाकर हमसे सब छीन लिया तारा। वो जा चुकी है। नहीं नहीं, वो कहीं नहीं गई, वो यही है, इसी कमरे में। मेरे कानों में उसकी हंसी की किलकारियां गूंज रही है। देखो, चुप रहो और सुनो ध्यान से। हाँ। तारा, नहीं नहीं तारा, नहीं। हर्ष, कुछ देर तारा को इसके साथ रहने दो। इसने जो खोया है हम महसूस भी नहीं कर सकते। 9 महीने कोख में रखकर भी अपनी औलाद की धड़कनें ना सुन पाना इस पूरी दुनिया का सबसे बुरा बहरापन है। चलो यहां से। 1 मिनट, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? जिस तरह तारा के शरीर में तकलीफ हुई है, उससे तो यही लग रहा था कि किसी ने बड़ी ही जोर से तारा को फर्श की ओर धकेला है, क्योंकि खुद से गिरने में कभी भी इतना फोर्स नहीं लगेगा। आप लोगों को पता है क्या इस बारे में? सब तारा की ओर देखते हैं, मगर तारा तो अपनी बेटी को सीने से लगाकर सबसे छिपाई जा रही थी। होश में नहीं थी वो। सब लोग बाहर आते हैं। कजरी, मनोरमा और हर्ष तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। हवेली में आखिर कौन है ऐसा जिसने तारा के साथ ऐसा किया होगा? हर्ष का फोन बजता है और वह बात बीच में छोड़कर साइड में जाता है। तुमने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया है आश। बस अब फाइनल बाजी चलने की बारी है, फिर ये सारा मामला मेरी मुट्ठी में होगा, तारा की ये कहानी भी। तभी पीछे से कोई आकर कजरी को खींचकर साइड ले जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ, और वो कैसे हुआ ये भी। तभी श्याम, हर्ष, मनोरमा और कजरी तीनों की ओर देखता है। तारा अपनी जगह खड़ी थी कि अचानक उसे पीछे से एक जोरदार धक्का आता है और वो अपने गर्भ के बल जमीन पर गिरती है। तारा अपनी मरी हुई बेटी को अपने पास लिटाकर लोरी गाकर सुला रही थी। लेके गोद में सुलाओ, गाओ रात भर सुनाओ, मैं लोरी लोरी, मैं लोरी लोरी। क्या हुआ, देख नहीं पा रहे हो मेरी जान का जाना? तो दुआ करो कि इस तवाहिफ का और उसकी कहानी का अंत ऐसे ना हो। सब अंजाम आप सबके नाम मेरे दोस्त, सब अंजाम आप सबके नाम मेरे दोस्तों। और लव सिटी हमेशा यूं ही दर्द और प्यार बयां करता रहे। जल्द ही लौटूंगी मैं आप सबकी तारा। तारा अपनी मरी हुई बच्ची को कलेजे से लगाए रो रही थी। पूरे अस्पताल में मातम सा छाया हुआ था। तारा के रोने की आवाज वार्ड के बाहर तक गूंज रही थी। भगवान, 9 महीने गर्भ में रखकर भी एक लाश को जन्म देने से बेहतर मैं खुद लाश क्यों नहीं बन गई? क्यों? तभी तारा के सीने में अचानक से भयंकर दर्द उठता है और वह तड़प उठती है। माँ, मेरा सीना मेरी औलाद की छुअन के लिए तड़प रहा है। कहते हैं जब बच्चा भूखा होता है तो माँ को खुद ब खुद पता लग जाता है। हाँ, ये वही दर्द है। मेरी बेटी भूखी है लेकिन वो बता भी नहीं सकती। कमरे में डॉक्टर आती है और तारा की मरी हुई बच्ची को वहां से दूर हटाती है। तारा रोकर बहुत मना करती है, मगर शरीर से प्राण निकलते ही ये दुनिया उसे लाश ही बोलती है। वो फिर किसी की बेटी, किसी की माँ बाप नहीं, केवल लाश ही रहती है। नर्स, तारा को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दो और कुछ देर में इनको डिस्चार्ज करवा दो। आप अब घर जा सकती हैं। भगवान में विश्वास करिए और हिम्मत रखिए। तारा ड्रेसिंग करवा कर बाहर आ जाती है। सामने हर्ष, कजरी, मनोरमा और श्याम खड़े थे। तारा आगे की ओर चलने लगती है। कोई भी तारा से निगाहें नहीं मिला पा रहा था। आखिर एक माँ की मरी हुई औलाद के लिए कौन दिलासा दे सकता है? घर चलें तारा, जो हुआ उसे भूल जाओ। तारा मुस्कुराती है। भूल तो गई हर्ष, देखो हंस रही हूँ मैं तो। अरे इतना थोड़ी दुख है जिसको देखा ही नहीं, जिससे मिली ही नहीं, जिसने मुझे छुआ भी नहीं, जिसकी मैंने किलकारी और रोना तक नहीं सुना, उसके लिए मैं क्यों रो? चल घर चलते हैं। और हाँ कजरी, रास्ते में चौपाटी होकर चलेंगे, बड़ी भूख लगी है। तारा संभालो खुद को, ये सब क्या बोल रही हो तुम? चलो यहाँ से। पर 1 मिनट, शाम जब हम तारा के लिए मदद मांग रहे थे तब तुम कहाँ थे? श्याम कुछ नहीं बोलता। तारा तुम आखिर गिरी कैसे थी?
तभी तारा को उस घटना की याद आती है। वो हर्ष, मैं काम कर रही थी कि तभी मुझे पीछे से किसी की पुकारने की आवाज आई और मैं मुड़ी तो मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन तभी और फिर मैं गिर गई। आवाज? किसकी आवाज थी वो? वो आवाज, वो तो मनोरमा की आवाज थी और उस वक्त हवेली में मौजूद भी मनोरमा ही थी। मैं यहाँ यही बताने आया था कि मैंने मनोरमा को तारा को धक्का मारते हुए देखा था। ये सुनते ही सब मनोरमा की ओर एक साथ देखते हैं। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? तारा मनोरमा के करीब जाती है और उसका हाथ थामती है। मनोरमा, तुम तो मेरी बड़ी बहन जैसी थी ना, तो आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों? क्योंकि मैं जलन की वजह से पागल हो गई थी तारा। हाँ, मैं तुम्हें माँ बनता देख जल उठी थी। जब तुम्हारी उन जरूरतों के दिनों में हर्ष तुम्हारी देखभाल करता तो मैं दूर खड़ी होकर तुम्हें जब भी देखती तो जल उठती थी। तुम्हें क्या पता रात में कितनी बार तुम्हारे सोने के बाद मैं तुम्हारे पास आकर बैठती थी और तुम्हारा पेट सहलाकर सारी शिकायतें कह देती थी। तो आखिर तुझे सब मिल गया ना तारा? माँ बनने का सुख, पति की सेवा, सब है रे। जो भी तू है अंदर, तू अगर बाहर आया तो इस जालिम दुनिया में जी नहीं सकेगा। इसलिए अब सब मुझे ही करना होगा। इसी में तेरी, मेरी और हम सबकी भलाई है। और फिर उस दिन मौका देखकर मनोरमा ने तारा को धकेल कर गिरा दिया ताकि उसके बच्चे को नुकसान पहुंचे। मनोरमा, इतनी जलन, इतना द्वेष क्यों आखिर? क्योंकि ये माँ होने का सुख मुझे कभी नहीं मिल सका तारा। माला ताई के बाद मैंने ही हवेली की दीवारों की मजबूती बनाए रखी थी और जब मेरी खोख भरने की बारी आई तो मुझसे माँ होने का गुण भी छीन लिया गया। अपनी नजरों के सामने तुझे ये सुख लेता मैं नहीं देख सकी। आखिर हूं तो एक औरत ही, औरत होकर औरत का सुख कैसे देख सकती हूँ? मगर मेरा बच्चा भी तो तेरा ही होता मनोरमा। क्यों किया तूने ऐसा? तारा, मैं तेरा बुरा नहीं चाहती, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है। मगर अगर ये बच्ची सच में इस दुनिया में आती तो ये समाज तवायफ की बेटी बोलकर उसे जीने नहीं देती। मैं तो उसे इस गंदगी से दूर रखना चाहती थी। पर देख, अब तू और मैं, हम दोनों बराबर हो गए, बिन औलाद के, बिन मां बने हुए। देख रही है कुदरत का इंसाफ? अब हम दोनों एक जैसे हो गए तारा। तारा मनोरमा की जोरदार चाटा लगाती है। होश में आओ मनोरमा, होश में आओ। कुदरत का इंसाफ नहीं, अपनी बदनसीबी फैला रही हो तुम मां ना बन सकी तो तुमने मुझसे भी मेरी औलाद छीन ली। खुद को संभालो तारा, हम घर चलकर इस बारे में बात करते हैं। अभी सब चलो यहाँ से। और तारा को संभालकर हर्ष उसे ले जाने लगता है कि तभी तारा के सीने में फिर से दर्द उठता है, भयंकर दर्द। माँ, इस दर्द से मुझे बचाओ। माँ, मेरी बच्ची, हाँ मेरी बच्ची भूखी है हर्ष, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाने दो उसके पास। तारा, होश में आओ, वो अब हमारी बच्ची नहीं, बेजान लाश है। तारा, मत करो ऐसे, प्लीज मत करो। हर्ष तारा को थाम रहा था मगर तारा उसके काबू से बाहर जाकर उससे हाथ छुड़ाकर वार्ड के अंदर भागती है। बाकी सब भी तारा के पीछे भागते हैं और वो सामने पड़े पालने में अपनी मरी हुई बच्ची को जाकर उठाकर उसे सीने से लगाती है। तो तभी पूरे कमरे में बच्ची की रोने की आवाज गूंजने लग जाती है। उसकी आवाज सुनकर सब खड़े लोग वहां आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। नहीं, यह संभव नहीं हो सकता। हम और हमारी मशीनें गलत कैसे हो सकती हैं? मेरी बच्ची, मैं जानती थी कि तू यही है, यही कहीं तेरी आजाद रूह इस कमरे के आसपास चक्कर लगाते हुए मुझे पुकार रही थी। माँ, मुझे भूख लगी है माँ, मुझे दूध पिला दो माँ, मैं बहुत भूखी हूँ। कब से तू पुकार रही थी मुझे। ले मेरी बच्ची, आजा, अपनी माँ के सीने से लग जा मेरी बच्ची। और तारा पलटकर अपनी बच्ची को छाती से लगाकर दूध पिलाने लगती है। माँ और बेटी का ऐसा प्यार देख वहां सब खड़े लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मनोरमा जो अपने दुख में इतनी अंधी हो गई थी, उसकी भी आंखें खुल चुकी थी। मनोरमा अपनी गले की चेन निकालकर तारा की बेटी पर फेरकर उसके हाथ में थमा देती है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं किस बदलेपन में अंधी होकर तो उस जैसी परी को मारने चली थी। मगर देख तारा, विधि का विधान, जिसे जन्म लेना था वो मरकर भी जी गई। तेरी बेटी की जिंदगी भगवान ने लिखी थी, मैं चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मिस्टर हर्ष, मैं अब भी समझ नहीं पा रही कि मेरा इतना लंबा करियर और अनुभव यही कह रहा था कि आपकी बेटी जिंदा नहीं है। डॉक्टर, कोई भी पढ़ाई, कोई भी मशीन माँ की पुकार और माँ के दूध से बढ़कर नहीं है। इन मैडम ने अपनी बेटी की भूख को पढ़कर उसे मौत के मुंह से खींच लिया है। ऐसी अनोखी कहानी तो मैंने भी कहीं नहीं देखी है।
तभी अचानक से हर्ष का फोन बजता है और हर्ष फोन उठाने के लिए बाहर जाने लगता है। हर्ष, लो अपनी बेटी को गोद में लो। माँ के बाद बाप की गोद में जाएगी हमारी गुड़िया। तारा, ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी जाना होगा। कोई बात नहीं, बेटी की माँ ने लाड कर दिया ना, काफी है अभी के लिए। हर्ष ये कहकर बाहर चला जाता है। हर्ष का इतना रूखा जवाब सुनकर तारा का मुंह तर जाता है, लेकिन कजरी, श्याम, बाकी सब तारा की बिटिया को देखने लगते हैं। हेलो, हाँ काम हो गया? ठीक है, तो अब बस एक्शन करने की देरी है, तुम बस मेरे इशारे का इंतजार करना। न जाने तारा की किलकारी मारती हुई जिंदगी में दूर खड़ा कौन सा शांत तूफान हंस रहा था और हर्ष आखिर क्या कर रहा था। मैडम लाइए, अब मुझे इस बच्ची को दीजिए, मैं इसे साफ करके आपके पास लाती हूँ। तब तक आप डिस्चार्ज होने की तैयारी कर लीजिए। अले बेबी, अब घर जाएगी। अले अले बेबी। तारा नर्स को बच्ची देकर बाहर आती है और हर्ष उसे ले जाने की तैयारी करता है। हर्ष तारा के गले लगता है। इस जिंदगी में अच्छे इंसान, अच्छे पति के साथ तुमने मुझे जिम्मेदार बाप बनने की भी वजह दे दी तारा। थैंक यू सो मच। मैं ना कहता था कि हमारे घर छोटी सी तारा ही आएगी। और हर्ष, मैंने कभी तुम्हें कुछ दिया? ये बच्ची भी एक गलती है ना, ये भी तुम्हारी नहीं है। हाँ, मेरी नहीं, हमारी है ये। और अगर गलती है तो बहुत खूबसूरत गलती है। ऐसी गलती तो फिर मैं 2-3 और चाहूंगा। क्या बोलती हो तुम? बदमाशी रहोगे तुम भी ना। थैंक यू हर्ष, थैंक यू सो मच। और दोनों लोग अपनी बेटी को ले जाने कमरे में आते हैं, मगर वहां तो तारा की बेटी थी ही नहीं। तारा ये देख बेचैन हो जाती है। हर्ष और तारा दोनों सब जगह उसे ढूंढने लगते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलती। नर्स, मेरी बच्ची कहाँ है? मैडम, वो तो मैंने वार्ड में ही रखी थी। अरे वहां नहीं है ना यार, क्या कर दिया आपने? वो कोई सामान थी क्या जो रख दिया था? मेरी गोदी से ली थी, मेरी ही गोद में देती ना। कहाँ गई मेरी बच्ची? नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से उसे नहीं खो सकती। तारा, मनोरमा कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? वो कहाँ है? ये सुनते ही हर्ष और तारा का शरीर तो मानो एकदम ठंडा ही पड़ गया था। सब लोग तुरंत माला की हवेली पहुंचते हैं, मगर हवेली के दरवाजे बंद थे। तारा जोर जोर से विलाप करते हुए दरवाजा पीटने लगती है। माला ताई, दरवाजा खोलो। ताई, ताई, कोई अंदर है? मनोरमा, क्या तुम अंदर हो? अरे कोई तो दरवाजा खोलो, मेरी बच्ची। मगर दरवाजा नहीं खुलता। तभी पीछे से बदनाम गली में चलते हुए मनोरमा हवेली की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में ढेरों गुब्बारे, ढेरों खिलौने थे। तारा, हर्ष, तुम सब ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? मनोरमा की आवाज सुनते ही सब पलटते हैं और तारा अपनी झोली फैलाकर मनोरमा के सामने घुटने पटककर भीख मांगने लगती है। मनोरमा, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो, तुम्हें ममता का वास्ता। मनोरमा, ये क्या कह रही हो तुम तारा? मेरे पास तुम्हारी बच्ची नहीं है। तभी पीछे से माला की हवेली का दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, तारा को अपनी बच्ची किसी की गोद में नजर आती है। मेरी बिटिया, आप यहाँ कैसे? तारा की आंखों के सामने तवाइफों की दुनिया की मलिका, सबसे बड़ी तवायफ गंगा खड़ी थी। गंगा के ठीक बगल में माला ताई नजरें झुकाई खड़ी थी। माला ताई, ये सब? मनोरमा भी जैसे ही गंगा के हाथ में तारा की बेटी देखती है, उसके हाथ से सारे गुब्बारे और खिलौने छूट जाते हैं। गंगा ताई, हे राम, इनको तारा के बारे में कैसे भनक लगी? ये कौन है? कजरी, मनोरमा दोनों गंगा को देखकर सहम गई थी। ये हम सभी तवाइफों की हेड है, गंगा ताई। माला ताई से भी ऊपर। तवाइफों की बस्ती में एक पत्ता भी इनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता है। तारा माला की ओर आंसू भरी निगाहों में देखती है। मेरी बेटी को बचा लो ताई, आज तो कुछ बोल जाता है। मुझे माफ कर दे तारा, तू तो जानती ही है, ये तेरी माला ताई अगर किसी के आगे भीगी बिल्ली है तो वो यही है, गंगा ताई। मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। तारा तभी कोठी की दहलीज लांघकर गंगा की ओर बढ़ती है और अपनी बेटी को उनकी गोद से छीनने लगती है, मगर गंगा तारा का हाथ झटक देती है। तो कोठे के अंदर आ ही गई तू तारा? सुना है मेरे पीछे से बड़े ही पढ़ निकल आए हैं तेरे। चलो, देर सबेर अब मैं आ ही गई हूँ, तो बाकी कोठों की तरह ये कोठा भी अब मेरे इशारों पर ही चलेगा। गंगा हाथ में घुंघरू लेकर जमीन पर फेंकती है और जोर से हंसती है। उठा इन घुंघरुओं को तारा, यही है तवायफ का गहना, और हम सबका मनोरंजन करा। अरे जमाई बाबू, आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। और तुम तितलियों, तुम बाहर क्यों उड़ रही हो? लगता है तुम्हारे भी पंखों का आकार चिड़िया जितना हो गया है। अब तो मुझे बाज बनकर उन्हें नोचना ही होगा। नाचो सबकी सब, चलो। और गंगा, माला और हर्ष कुर्सी डालकर कोठे में बैठती हैं कि तभी दरवाजे पर ढेर सारे अमीर मर्द भी आ जाते हैं।
अब हुआ ना हमारी तारा का शो हाउसफुल। नाच तारा नाच, और अगर तेरे पांव रुके तो तू तेरी बच्ची हमेशा के लिए खो देगी। और तारा और बाकी तवाइफें नाचने लगती हैं। नाचते नाचते तारा के पेट पर हुए ऑपरेशन के टांकों से खून रिसने लगता है और उसका शरीर लाल हो उठता है। तारा लड़खड़ाकर गिर जाती है। तारा, गंगा ताई मत करो ऐसे, मेरी पत्नी पर जुल्म बंद करो बस। मैं और तारा अपनी बच्ची लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। तवायफ कभी अपनी पहचान से दूर नहीं हो सकती। इस मौला ने मेरे कोठे को फिल्मी दुनिया बनाकर यहाँ आशिकी चला दी। इसकी सजा मौला और इस तारा दोनों को मिलेगी, और इन तवाइफों को भी। मगर उससे पहले तारा की बारी। उठ तारा, उठ। बोला था ना जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक तेरी बेटी सलामत रहेगी। तारा डबडबी आंखों से उसकी रोती हुई गुड़िया को देख रही थी। तू इसे तवायफ की दुनिया से दूर भेजना चाहती थी ना? तुम सबने मुझसे छिपाया ना, है ना? पर देखो तो, आखिर मुझे समय रहते खबर मिल ही गई कि तवायफ के पेट में एक नन्ही तवायफ ने जन्म लिया है। ये तो लक्ष्मी माँ की कृपा है जो धंधे में मुझे और बरकत मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, क्यों मेरी रानी? तवायफों की दुनिया का यही तो उसूल है। तवायफ की बेटी भी तवायफ ही बनेगी, और वो भी कोठे पर नाचेगी। वो भी शरीफों के शौक पूरा करेगी। और देख, तेरी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत बनेगी। तो अमीर सेठो बताओ, कौन इस हुस्न परी के कितने दाम लगाएगा? बोलो बोलो। देख बेटा, तेरी माँ तो वो पड़ी है, उसे तो तेरी परवाह ही नहीं है। अब मुझे ही बनाना है तेरा भविष्य। ये सब चल ही रहा था कि हर्ष इसे रोकने की बजाय आंखों में आंसू लिए दरवाजे से बाहर निकल जाता है। तारा हर्ष को जाता देख खुद को एक बेबस अकेली माँ की तरह हिम्मत कर फिर से उठती है और खून से लथपथ शरीर से फिर नाचने लगती है। ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे रुके। राह पर कांटे बिखरे मगर उस पे तो फिर भी चलना ही है। हो शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे रुके। माला से तारा का दुख नहीं देखा जा रहा था। हमारी कोठी की बात आखिर इस गंगा तक पहुंचाई किसने होगी? हर्षा तारा के घर छोड़ने के बाद जानकी और विक्रम कहाँ शांत बैठने वाले थे। विक्रम तभी एक फोन घुमाता है। मुझे तवाइफों की कमजोर कड़ी का पता चाहिए, मुझे पता करके बताओ। सुना है तवाइफों को जो अपने इशारों पर चलाती है वो कोई गंगा ताई है, जिससे माला भी थर थर कांपती है। विक्रम फोन रखकर हंसता है। जानकी, अभी तक हम जो कर रहे थे वो साम दाम दंड नीति थी, लेकिन भेद नीति को हमने नहीं अपनाया था। मतलब ये तुम क्या पहेलियां बुझा रहे हो? तवाइफों को बर्बाद करने के लिए उनके भेद को जानना जरूरी है। अब देखना कैसे जहर को जहर ही काटता है। मुझे तवाइफों की एक कड़ी का पता लग गया है, चलो मेरे साथ। और जानकी और विक्रम गाड़ी निकालकर शहर से बाहर एक कोठे में जाते हैं। जैसे ही वो वहां की गली में एंटर करते हैं, रंग बिरंगी तवाइफें तेज इत्र लगाकर विक्रम पर झपटती हैं। हाँ ना सेठ, बड़ा ही चिकना लग रहा है तू तो। विक्रम तुम मुंह ढक लो, किसी ने हमें इस बदनाम इलाके में आता देख लिया तो कल की खबर यही होगी। दोनों अपना मुंह ढककर गंगा के पास जाते हैं, जो सामने बैठे हुक्के से गुड़गुड़ किए जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे गंगा से क्रूर औरत इस दुनिया में है ही नहीं। तभी विक्रम देखता है कि गंगा के तवायफ खाने में बहुत सी कम उम्र की लड़कियां भी थी। ये देख वो मुस्कुराता है। मैं तुम्हारे लिए काम की खबर लाया हूँ, और साथ में उस तोहफे को लेने के बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। क्या बात है सेठ, अब फटाफट मुंह खोल अपना। तुम्हारी बिरादरी की एक तवायफ तारा एक बच्ची को जन्म देने वाली है, और कहती है वो तवायफ नहीं बनेगी। ये सुनते ही गंगा गुस्से से खड़ी होती है। क्या बोला? तवायफ नहीं बनेगी? मुझसे धोखा?
तवायफ की बेटी भी तवायफ ही बनेगी। ये इस बदनाम दुनिया का नियम है, इस गंगा का बनाया गया नियम। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। विक्रम और जानकी ये देख बड़ा खुश होते हैं। अब देख तारा, कैसे नहीं छोड़ेगी तू मेरे बेटे का पीछा। उस दिन जैसे ही तारा की बेटी होती है, विक्रम गंगा को फोन कर सारी खबर दे देता है और गंगा चुपचाप हॉस्पिटल जाकर तारा की बेटी को उठाकर कोठे पर ले जाती है। आखिर जालिम विक्रम और जानकी की कूटनीति काम आ ही गई थी। तभी दरवाजे पर विक्रम और जानकी भी आ जाते हैं और सारा तमाशा देख बड़े खुश होते हैं। जानकी तारा के बाल खींचकर उस पर हंसती है और जोर से जमीन पर थूककर उस थूक को पांव से कुचलती है। ये देख, यही है तेरी हस्ती, इस थूक जैसी, जिसे जब चाहे मैं तब कुचल सकती हूँ। तू मान चाहे मत मान, इस तवायफ का कलंक तू कभी नहीं धो सकेगी। अब सड़ना पूरी जिंदगी अपनी इस गंदी बस्ती में। जैसे ही जानकी ये बात बोल रही थी, तभी उसे अपने चेहरे पर रोशनी जैसी पड़ती महसूस होती है और चारों ओर कैमरा की आवाज आने लगती है। सब पलटकर देखते हैं तो दरवाजे पर ढेर सारे मीडिया वाले लोग खड़े थे, जिनके साथ हर्ष खड़ा था। तारा हर्ष को देख रो उठती है। दोस्त, यही सच मैं तुमको दिखाना चाहता था। हाँ, खींचो खींचो इन सब की तस्वीरें और इधर लाओ अपना कैमरा। ये जो फर्श पर खून पड़ा है ना, सबसे पहले इसकी तस्वीर खींचो और बताओ अपने इस शरीफ दुनिया को कि तवायफों का खून का रंग भी कोई अलग नहीं होता है, वैसा ही लाल होता है जैसा इन पैसे वाले झूठे ढकोसल बाजों का होता है। हर्ष अपने मीडिया वाले दोस्त की मदद से कब से तवायफों की मदद करने की प्लानिंग कर रहा था। मुझे ये करना ही होगा दोस्त, और इसके लिए समय बहुत कम है। चाहे इसमें मेरे अपनों की बदनामी ही क्यों ना हो, मगर मुझे तवायफों का वो हर काला सच दुनिया के सामने लाना है जो किसी को नहीं दिखता। सच में हर्ष, जैसा तुम बता रहे हो, इससे तो यही लगता है कि तवायफों की जिंदगी काफी मुश्किल बना रखी है समाज ने। मुश्किल नहीं मेरे यार, नरक कर रखी है नरक। पर अब बारी है नरक की आग में इसी समाज को जलाने की। तुम बस हर एक चीज कवर करना, जैसा मैं कहूँ ठीक वैसा। गंगा ताई, तुम तो हमेशा छिपकर लड़कियों को नचाती हो ना, आज कैसे खुले में आ गई? अब आ ही गई हो तो स्माइल करो, जरा तुम्हारी भी तस्वीर निकाल लो, तवायफों की माफिया। और वो जैसे ही गंगा की तस्वीर निकालता है, गंगा शर्म से चेहरा छिपाकर तारा की बेटी ले जाकर भागने लगती है। तभी तारा गंगा को टांग लगाकर गिरा देती है और अपनी बेटी को गोद में लेती है। गंगा ताई, एक माँ तब तक बेबस है जब तक उसकी बेटी किसी दूसरे के अधीन होती है, लेकिन वही माँ इस पूरे जहान में सबसे शक्तिशाली हो जाती है अगर उसकी बेटी उसके पास आ जाए। तू तवायफ बनाएगी मेरी बेटी को? तूने आज तक खुद से नजरें भी मिलाकर देखी है? तारा, तू तेरी जुल्मी सास ससुर को देख, इसे हम संभालते हैं। तभी माला आकर गंगा को उठाती है और सारी तवायफें उसे घेर लेती हैं और गंगा को चाटे ही चाटे लगाकर लाल कर देती हैं। हर्ष आकर तारा को थामता है और सारे मीडिया वाले जानकी और विक्रम को घेर लेते हैं। हर्ष बेटा, ये तो हमने तेरी भलाई के लिए किया था। बस चुप, आज बहुत हो गई तुम्हारी भलाई यार। अबे दिमागदार माँ बाप मेरे, तुम दोनों को क्या मैं लॉलीपॉप खाता बच्चा नजर आ रहा हूँ जो साम दाम दंड भेद कुछ भी करके बस मेरी भलाई चाह रहे हो? नहीं मॉम डैड, नहीं। सच तो ये है कि तुम कैसे भी कर इस बेचारी तारा को बर्बाद करना चाहते हो। क्यों मॉम, है ना? देवरानी जेठानी है ना ये आपकी, जो बराबर की लड़ाई पर तुलाई हो तुम। तरस आता है तुम्हारी सोच पर मुझे, तरस। हर्ष, आज मुझे बोलने दो, सब के सब सुन लो। इस तवायफ पर लाख कीचड़ के छींटे उछले हो या ये तवायफ खुद ही कीचड़ जैसी हो, मगर इस कीचड़ में मेरी बेटी सफेद कमल की तरह खिलेगी, बेदाग बेपरवाह अपनी खुद की जिंदगी बनाएगी और ये हक उससे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। तवायफ की बेटी तवायफ हरगिज़ नहीं बनेगी, बस। तारा की आवाज की गर्जन से पूरा कोठा और तवायफ जात की मरी हुई उमंग गूंज चुकी थी। तारा अपनी बेटी को हाथ में थामे हुए चल पड़ी थी। एक खून से लथपथ मां मजबूत इरादों से कोठे के बाहर कदम रख रही थी। हर्ष अपनी तारा को ऐसे देख बहुत खुश होता है और उसके साथ जीने निकल पड़ता है। अगले दिन अखबारों में तवायफों के लिए छपी खबरों ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। हर्ष के द्वारा छेड़ी उस मुहिम के बाद बदनाम गली और बदनाम नहीं रही थी। अब तवायफें अपने धंधे के साथ पढ़ाई भी करने लगी। बदनाम गली में एक स्कूल खुल गया था जिसका नाम तारा रखा गया। अब जब भी तवायफें बाजार में निकलती तो लोग उनसे नजरें नहीं फेरते थे, बल्कि मुस्कुराते थे। माला की हवेली में अब हर रोज दिवाली जैसा माहौल रहता और दुष्ट विक्रम और जानकी अपनी नकली दुनिया में ही सड़ते रह गए। गंगा की तो हालत पूछो ही मत। तवायफों ने उसकी जो कुटाई की थी, तब से वो बेचारी अभी तक बिस्तर पर ही है। और हमारे हर्ष और तारा, उनका क्या, आइए देखते हैं। उस घटना के बाद माला ने मां बनकर हर्ष और तारा की शादी करा दी थी।
आखिर एक तवायफ की जिंदगी कल्पना से भी खूबसूरत हो गई थी। तवायफ के पति की व्यथा भी सब जान चुके थे। सब तवायफे हर्ष जैसे पति की कल्पना करने लगी थी और अब तारा के नाम से जो स्कूल खुला था, हर्ष और तारा उस स्कूल को चलाते हुए तवायफों को शिक्षा दे रहे थे। तो दोस्तों, लव सिटी की हर कहानी की तरह ये कहानी भी आपसे बहुत कुछ कह गई, मगर क्या, ये आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अभी चलते हैं, मगर जल्द ही नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।